GO-10 स्पेसक्राफ्ट कजाकिस्तान स्पेस सेंटर से उड़ान भरने वाली है। ये मॉडल इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस यूनाइटेड IOU के अंडर आता है। उस स्पेसक्राफ्ट में 3 लोग हैं जो स्पेस एक्सपेंडिचर पे निकलने वाले हैं। उसमें से 2 कमांडर हैं, एक मेल कमांडर जिसका नाम शांति है, वो एक स्पेनिश है, और एक फीमेल कमांडर जिसका नाम ईव है जो हमारी फीमेल लीड भी है। ये उसका एज अ कमांडर पहला प्रोजेक्ट है। तीसरा शख्स जो हमारा मेल लीड है उसका नाम कॉन्ग्रियोंग है। वो एक टूरिस्ट है, वो पहली बार स्पेस जा रहा है। स्पेस क्राफ्ट में दाखिल होने के बाद ईव कॉन्ग को गाइड करती है कैसे क्या अटैच करना है। वो बोलता है हाँ कमांडर, मैंने ट्रेनिंग में ये सब अटैच करना सीखा है। वहाँ जब शांति आता है, गांगरियोंग बोलता है मैंने स्पेसक्राफ्ट में एंटर करते वक्त गलती से एंटीना टच कर दिया था, क्या इससे कुछ प्रॉब्लम हो जाएगा? तो वो कहता है तुम टेंशन मत लो, मैंने अंदर आते वक्त सब कुछ चेक किया है। दूसरी तरफ दिखाया जाता है MZ ग्रुप के चेयरमैन जिसकी इकलौती बेटी गोयोंग है, उसका बॉयफ्रेंड गोंग है, मीन्स वो MZ ग्रुप का होने वाला दामाद है। वो लोग कहीं जा रहे होते हैं। वो गोयोंग से पूछते हैं कि मेरी बहू कहाँ है, वो अभी तक आई नहीं। वो कहती है वो अभी हॉस्पिटल से निकली है, वो वहाँ पहुँच जाएगी। और आपका एक दामाद भी है, आप उसे भूल गए? वो कहते हैं कि वो अभी दामाद बना नहीं है। वो बोलती है आपके लिए वो अपनी जान खतरे में डालकर स्पेस जा रहा है। पर चेयरमैन गोंगरियोंग की बात सुनकर अनसुना कर देते हैं। न्यूज पे ये लॉन्च का अपडेट आता है कि MZ ग्रुप वालों ने गोंग को, जो कि पेशे से एक गायनोकोलॉजिस्ट है, उसे स्पेस क्राफ्ट में शामिल करने के लिए IOU को 70 बिलियन वॉन दिए हैं। ये स्पेस क्राफ्ट 5 मिनटों में लॉन्च होने वाली है। ये न्यूज वो लोग कार में देखते हैं। MZ के चेयरमैन उसे बंद करने को बोलते हैं। इसी बात पे गोयांग बोलती है कि आपने मुझे उसे गुड बाय बोलने के लिए भी नहीं जाने दिया। वो कहते हैं तुम्हारा भाई ज्यादा इम्पोर्टेंट है। वो कहती है लॉन्च होने के बाद हम जान नहीं पाएंगे स्पेसक्राफ्ट के अंदर क्या चल रहा है, वो ठीक भी होगा या नहीं। वो कहते हैं ज्यादा परेशान मत हो, उसके साथ एस्ट्रोनॉट्स हैं। वो कहती है आप ऐसे उसे कैसे कह सकते हैं कि अगर वो इस मिशन में फेल हो गया तो आप उसका जॉब छीन लेंगे और इसका मेरे साथ ब्रेकअप करवा देंगे। वो कहते हैं मैंने उसे सिर्फ एक ही चीज करने को बोला है, अब वो भी नहीं कर सकते क्या वो? फिर वो लोग मेमोरियल हॉल पहुंचते हैं। दरअसल उनका बेटा MZ कंस्ट्रक्शन साइट पे एक वर्कर को बचाते वक्त मारा गया था। चेयरमैन की बहू चॉइना उसे कहती है कि उसका एक और उसके बेटे का स्पर्म हिफाजत से स्पेस जाने के लिए भेजा जा चुका है। यहाँ मिशन कंट्रोल सेंटर में GO-10 को लॉन्च करने की तैयारी चल रही है। यहाँ टीवी पे गोंग की आंटी या उसके स्पेस क्राफ्ट को टीवी पे देख रही होती है। IOU मिशन सेंटर के हेडक्वार्टर से स्पेस क्राफ्ट में पूछा जाता है कि आपका सॉन्ग रिक्वेस्ट क्या है, पर कोई जवाब नहीं देता। इव गोंग को कहती है जिसकी फटी पड़ी है कि ये तुमसे ही पूछ रहे हैं। ये लोग सारे एस्ट्रोनॉट से पूछते हैं, उनको सॉन्ग सुनाते हैं टेक ऑफ करने से पहले ताकि उनका नर्वसनेस दूर हो जाए। वो कहता है क्या हम टेक ऑफ कर रहे हैं अभी? फिर लॉन्च स्टार्ट हो जाता है और वो अपनी सीट और खुद को जोर से पकड़ लेता है और चिल्लाने लगता है। लॉन्च होते ही ऊंचाई पे लाइट स्पेसक्राफ्ट से स्ट्राइक करती है और उसकी तो और ज्यादा फटने लगती है। ईव उसे काम करते हुए कहती है कि डरो मत, ये स्पेसक्राफ्ट को ऐसे बनाया गया है कि ये लाइट के स्ट्राइक को रोक लेता है। कुछ सेकंड्स के बाद स्पेसक्राफ्ट फिर से स्टेबल हो जाती है। सारे प्रोटेक्टर्स कवर्स जो लॉन्चिंग के वक्त उसमें अटैच थे वो सब सेपरेट होने लगते हैं। अब जैसे कि वो लोग स्पेस में हैं तो सारी चीजें फ्लोटिंग करती है। उसे फिर विंडो के बाहर स्पेस सूट स्पेस में घूमता दिखाई देता है। उसे लगता है क्या ये कोई एस्ट्रोनॉट है जो मरने के बाद स्पेस में ऐसे डेड घूम रहा है। उसे देखकर और ये सोचकर कि कहीं उसका भी ऐसा हाल ना हो जाए, उसकी हालत और भी ज्यादा खराब होने लगती है। उसे वोमिट जैसा फील होता है। उसकी आंखों के सामने उसकी पूरी जिंदगी घूमने लगती है। उसकी माँ उसे जन्म देते ही मर गई। उसकी आंटियाँ उसकी माँ के गुजरने के बाद बार में डांस करके और गाना गाकर उसकी पढ़ाई के लिए पैसे कमाया करती थी। कर्ज लेकर उसने प्राइवेट इंस्टीट्यूट से मेडिकल की पढ़ाई की। उसने बहुत सारी औरतों की अजीब से अजीब सिचुएशन में भी डिलीवरी की, कभी मेट्रो में तो कभी स्विमिंग पूल में। वो चेयरमैन के बेटे और बहू का भी डॉक्टर रह चुका है जिसने बताया था कि उनके बेटे के स्पर्म में जेनेटिक डिफेक्ट है। वो जब एक रात अपना नाइट शिफ्ट करके घर आ रहा होता है तब रास्ते में उसकी कार को कोई टक्कर मार देता है और वो कोई और नहीं MZ ग्रुप की बेटी गोयोंग होती है। वो उसे कहता है आप जरा बाहर आएंगी, देखिए आपने मेरे कार की क्या हालत कर दी। वो जब बाहर निकलती है तो वो देखता है उसके वजाइना से ब्लीडिंग हो रही है। वो उसे दौड़कर हॉस्पिटल ले जाता है। पता चलता है उसे एक्टोपिक प्रेगनेंसी है, मीन्स कि उसका फर्टाइल एग यूट्रस के बजाय फिलोपियन ट्यूब में जाकर अटक गया है। वो कहता है वो एक दाएं फिलोपियन ट्यूब में है और तुम्हारा बायां फिलोपियन ट्यूब वैसे भी ब्लॉक है, सो अब उसे सर्जरी करके निकालना बहुत जरूरी है वरना ये लाइफ थ्रेटनिंग हो सकता है। वो कहती है मेरी सर्जरी हो जाएगी तो मुझे अपना वो छुरी कांटा दे देना जिसे तुम लोग सर्जरी करते हो।
मैं उस कांगसू के बच्चे को नहीं छोड़ूंगी। मुझे पता भी नहीं था कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। और फिर वो उसे इस सर्जरी के बारे में किसी को बताने से मना करती है। वो भी कहता है कि ठीक है, इस सर्जरी के बाद हम कभी नहीं मिलेंगे। सर्जरी का पता किसी तरह उसके डैड को चल जाती है और वो गोंग को उठवा लेता है और कहता है कि उसने उसका सर्जरी कर दिया, वो कैसे अपने वारिस को आगे बढ़ाएगी। फिर वो अपनी पावर का इस्तेमाल करके उसे उसकी जॉब से निकलवा देता है और कोई दूसरी हॉस्पिटल भी उसे जॉब देने को तैयार नहीं थी एमजी ग्रुप की वजह से। अब वो बेरोजगार था, ये सब उसकी बेटी को पता चलता है। वो रोज उसे ऐसे ड्रिंक करते करते जिंदगी काटते हुए देखती है। एक दिन उसके सामने आकर उसे कहती है, देखो यार, मैं तुम्हें बहुत पसंद करने लगी हूँ, तुम ऐसे मत रहा करो, मैं तुम्हें कंपनसेट कर दूंगी। वो बोलता है, मेरी जिंदगी में प्यार और लड़कियों की कोई जगह नहीं है। वैसे ही हजारों परेशानियां पहले से मेरी लाइफ में, उसमें मैं और इजाफा नहीं करना चाहता। गुयोंग के उस कन्फेशन के बाद वैसे ही वो हिला हुआ होता है और हमेशा ड्रिंक क्या करता है और वो भी उसे हर जगह फॉलो करती है। फिर वो भी खुद को रोक नहीं पाती है उसके करीब जाने से, पर वो कंफ्यूज है कि ये प्यार है या सिर्फ पसंद। पर वो तो उसे प्यार करने लगी है और उसे शादी के लिए भी पूछती है और उसे लगता है कि ये बहुत अच्छी लड़की है और शादी करने के लिए प्यार करना जरूरी नहीं होता है। अभी वो जैसे कि स्पेसक्राफ्ट में है, ईव उसे ऊपर ले जाती है और चेक करती है। उसके गले में कुछ अटका होता है। सारे मिशन कंट्रोल सेंटर के लोग परेशान। उतने में उन्हें स्पेसक्राफ्ट के पास कुछ अजीब सा दिखता है और एक अननोन ऑब्जेक्ट आकर उस स्पेसक्राफ्ट से टकरा जाता है और वो फिर से अनस्टेबल हो जाता है। शांति किसी तरह से उसे कंट्रोल कर लेता है। मिशन कंट्रोल सेंटर पता लगाने की कोशिश करते कि वो था क्या, प्लस ईव को गाइड भी करते कि वो कैसे गोंग की मदद करे। गोंग अभी अनकॉन्शियस हो गया और जब ऐसे उसके गले में कुछ फंसा है तो ऐसी हालत में वो मर भी सकता है। तो वो लोग ईव को उसके चेस्ट पे प्रेशर देने को बोलते हैं और जैसे कि वहाँ सब कुछ फ्लोट हो रहा है तो वो खुद को किसी भारी चीज के सहारे अटैच कर लेती है और इसे पकड़कर अपने फिस्ट को आगे पीछे मूव करती है। ऐसे करने में उसे अपने पैरों में बहुत प्रेशर देना पड़ता है जिससे उसके पैर की उंगलियां बहुत ब्लीड करने लगती है। आखिरकार उसके गले में अटका हुआ चीज बाहर आ जाता है और वो कॉन्शियस हो जाता है और उसके पैर की चोट को देखता है। वो उसे कहती है, घबराने वाली कोई बात नहीं है, तुम मुझ पे भरोसा करो, मैं तुम्हारी कमांडर हूँ। ओके। फिर उसके पल्स वगैरह जब नॉर्मल हो जाते हैं तो वो उसे पानी देती है पीने के लिए। यहाँ गुयोंग को स्पेस स्टेशन से कॉल आता है कांगसू की तरफ से, जो कि उसके एक्स है और एक रिसर्च साइंटिस्ट है। वो कहती है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे इतनी नॉर्मली बात करने की, भूल गए हमारा ब्रेकअप हो चुका है। वो कहता है, पर तुम्हारे डैड मुझे अब भी पसंद करते हैं और अगर वो लड़का तुम्हारे लायक नहीं है तो मैं पीछे नहीं हटने वाला हूँ। यहाँ गोंग मिशन सेंटर में बताता है कि उसने एक डेड बॉडी देखी है स्पेस सूट में। वो कहते हैं उसने डेड एस्ट्रोनॉट को नहीं देखा, बल्कि वो एक सैटेलाइट है जो स्पेस सूट को रिसाइकिल करके बनाया और यही चाहकर उस स्पेसक्राफ्ट से टकराया था। डोंगा चीफ से कहता है कि ये यही सूट है जो मैंने लास्ट बार पहना था। वो बोलती है, तुम अब यहाँ काम नहीं करते तो फिर इधर क्या कर रहे हो। वो कहता है, ये ईव का पहला कमांड है इसलिए मैं यहाँ हूँ। दरअसल ईव और डोंगा के बीच में रोमांटिक रिलेशनशिप चल रहा है। फिर वो लोग ईव को आराम करने बोलते हैं। वो ऊपर जाती है, गोंग का टेम्परेचर चेक करती है, फिर सीट बेल्ट बांध कर रेस्ट करने लगती है और उसे कहती है कि विंडो की तरफ हाथ मत देना वरना जल जाओगे। वो उसका कम्युनिकेशन केबल उतरा देख उसे कहता है, क्या मैं भी इसे उतार सकता हूँ। मिशन कंट्रोल सेंटर वाले बोलते हैं, हाँ अब उतार सकते हो। उसके उसे उतारते ही कनेक्शन कट हो जाता है। फिर वो बोलता है, तुम्हारे पैर से बहुत ब्लीडिंग हो रही है, ऐसा रहा तो अर्थ पे वापस जाकर तुम अपने पैर पे नहीं चल पाओगी, मैं इसे स्टिच कर देता हूँ। फिर वो अपना मेडिकल इक्विपमेंट निकालता है, सिरिंज ढूंढता है एनेस्थीसिया देने के लिए, पर वो मिलता नहीं है। वो कहती है, कोई नहीं, तुम ऐसे ही स्टिच कर दो। वो कहते हैं, स्टिचिंग में बहुत दर्द होता है। वो बोलती है, कोई नहीं, जल्दी जल्दी सिल देना। वो फिर जब स्टिच करता है उसे बहुत दर्द होता है। वो कहता है, अब हो गया और अब हो गया, बस ये आखिरी है। ये करते करते बहुत टाइम लग जाते हैं और उसे बहुत दर्द होने लगता है। फिर स्टिचिंग के बाद उसकी उंगलियों को लपेट देता है वो बैंडेज से। थोड़ी देर में उसके सामने से सिरिंज तैरता हुआ दिखता है। वो उसे गुस्से में देखती है, उसका कंधा कस के दबाकर उसे स्टिचिंग करने के लिए थैंक्स बोलती है। यहाँ अर्थ में न्यूज चैनल में दिखाया जाता है कि स्पेस में लिविंग स्पीसीज में मक्खियाँ और चूहे हैं और चूहों की जीन्स इंसान से बहुत हद तक मैच करती है और ये यहाँ बिना मेट किए रिप्रोडक्शन करते हैं। फिर कंट्रोल सेंटर की चीफ कांगते ह्यू बोलती है कि जो एक्सपेरिमेंट अर्थ की ग्रेविटी की वजह से नहीं हो पाती है वो एक्सपेरिमेंट स्पेस में हो सकती है। वहाँ के स्पेस लैब का असल मकसद है यहाँ पे चूहों और मक्खियों पे एक्सपेरिमेंट करके इंसानों की कुछ रेयर बीमारियों का इलाज निकालना। स्पेस स्टेशन पहुंचने के बाद वो लोग स्पेस क्राफ्ट डॉक करते हैं। ये डॉकिंग एरिया शील्ड हो गया। ये न्यूज देकर कॉन्ग की आंटियां खुश होती है। स्पेस स्टेशन के दरवाजे के सामने वो तीनों और उसकी दूसरी तरफ रिसर्च साइंटिस्ट के टीम होते हैं, जिनमें डॉक्टर सियोंगजुन जो चूहों के अल्जाइमर को स्टडी कर रहा है, मीना जो डॉक्टर दोना की ट्विन सिस्टर है, वो एस्ट्रोबॉटनी की डॉक्टर है,
वो स्पेस में है और उसकी बहन जमीन पे। सैंटियागो जो एक स्पेनिश एस्ट्रोनॉट है, और ये स्पर्म को लेकर प्रोजेक्ट इसी की वजह से स्टार्ट हुआ था, जब उसने अपने स्पर्म की क्वालिटी को लेकर रिपोर्ट किया था। कॉन्गसू जो मिस्टर सेल्फिश के नाम से जाना जाता है और गो योन का एक्स बॉयफ्रेंड है, ग्लोबल बैंक का वारिस है और ये इनफर्टिलिटी और रेयर डिजीज का रिसर्चर है। ईव काम करती है स्पेस ब्रीडिंग को लेकर। ईव दरवाजे को नॉक करती है, चेक करती है कि डॉकिंग सही से हुआ है या नहीं। वहाँ भी वो लोग दूसरी तरफ से नॉक करके कंफर्मेशन देते हैं। जब वो लोग अंदर जाने वाले होते हैं तब गॉन्ग कहता है, रुको मैं अपने साथ उन लोगों के लिए कुछ सामान लाया हूँ। सामान में एक फल का बॉक्स भी होता है जिसमें से मक्खियाँ निकलती है। गॉन्ग बोलता है, देखो भला मैं यहाँ 70 बिलियन वॉन पे आया हूँ और ये फ्री राइड करके स्पेस तक पहुँच गए। ईव बोलती है, अरे चुप रहो वरना वो भाग जाएंगे। वो मक्खी फिर गॉन्ग के गालों पे जाकर बैठ जाते हैं तो वो उसे मारती है और हिलने को मना करती है। वो बोलता है, क्या किया है तुमने अभी? मुझे थप्पड़ मारा है? बदला ले रही हो क्योंकि मैंने बिना एनेस्थीसिया के तुम्हारी स्टिचिंग की इसलिए? वो कहती है, चुप रहो, ये कोई ऐसी चीज नहीं जिसे ड्रग्स सुंघाकर टेस्टिंग के लिए लाया गया है। ये अपने आप यहाँ आए हैं। फिर वो मक्खियाँ दरवाजे के नॉब पे जाकर बैठ जाते हैं और मीटिंग करते हैं और वो ये देखकर एक्साइटेड हो जाती है और बोलती है, इन्हें ये सब करने में 20 मिनट का वक्त लगेगा तो हम यही 20 मिनट तक वेट करेंगे। वो हंसने लगता है। वो कहती है, हंसो मत, देखो ये लोग एक नई जिंदगी दुनिया में लाने की प्रोसेस कर रहे हैं, वो भी स्पेस में। दरवाजे के उस पर वो तीनों वेट कर रहे हैं, सोच रहे हैं आखिर चल क्या रहा है वहाँ जो इतनी देर लग रही है। वहाँ टीवी पे रिपोर्टर कहता है कि लगता है हैच ओपन होने में जरा वक्त लगेगा, हम आपको अपडेट करते रहेंगे। वहाँ चेयरमैन भी परेशान है और इम्पेशेंट हो रहा है कि आखिर ये लोग स्पेस स्टेशन पे जा क्यों नहीं रहे। कंट्रोल सेंटर में भी चीफ कहती है, बकवास बंद करो, एक मक्खी की वजह से तुम लोग रुके हुए हो, अभी खोलो दरवाजा। शांति कहता है, कैसे खोले? वो लोग दरवाजे पे ही बूम बूम कर रहे हैं। सो करने दो यार, वरना ये तो कहीं चले जाएंगे या तो हमारे पैरों के नीचे आ जाएंगे। बस 20 मिनट रुक जाओ यार। डोंगा हंसने लगता है। चीफ उसको हंसता देख गुस्सा करती है। वो सबसे कहती है, देखो ये मक्खी वाली बात बाहर नहीं आनी चाहिए, समझ में आया? ईव फिर उन मक्खी को एक टेस्ट ट्यूब में भर लेती है। गॉन्ग पूछता है, तुम तो रूल्स फॉलो करती हो, तो ऐसे रूल ब्रेकर क्यों बन गई हो? वो कहती है, जब बात नई जिंदगी क्रिएट करने की हो तो वो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है। अगर इनकी लाइफ स्पैन 50 दिन की ही क्यों ना हो, इन्हें भी हक है नई जिंदगी को दुनिया में लाने का। यहाँ चेयरमैन का सब्र खत्म हो रहा है कि आखिर ये लोग स्पेस स्टेशन के अंदर कब जाएंगे। यहाँ उसकी आंटीज को भी फिक्र हो रही है कि कहीं उनके बेटे को कुछ हो तो नहीं गया। फिर स्पेस से न्यूज आती है कि हैच खुलने वाला है अब, और ये टीवी पे लाइव चल रहा है। डोर खुलने के बाद जब सब अंदर जाते हैं तो वो ईव से पूछता है, कमांडर क्या आपको बच्चे अच्छे लगते हैं? वो कहती है, बच्चे किसे नहीं अच्छे लगते। गॉन्ग को मूवमेंट में अभी भी दुश्वारी हो रही थी। शांति भी वहाँ फ्रूट्स का बॉक्स खोलता है। वहाँ सब शांति और ईव से मिलकर बहुत खुश होते हैं। ईव फिर सबको टूरिस्ट से इंट्रोड्यूस कराती है। अब से 10 दिन तक गॉन्ग उसी स्पेस स्टेशन में रहने वाला है। कांगसू ईव को बोलता है, मैंने जो कहा था तुमसे लाने, तुम लाई हो? वो लॉटरी की टिकट दिखाकर बोलती है, हाँ। वहाँ सब बोलते हैं, यार मिस्टर कांग आप तो इतने अमीर हो, फिर आपको लॉटरी टिकट की क्या जरूरत है? वो कहता है, वो मेरे डैड के पैसे, मेरे नहीं। गॉन्ग बोलता है, मैं भी आप सबके लिए गिफ्ट लाया हूँ। फिर दिखाया जाता है उसके वहाँ जाने की असल वजह। तो जैसे कि हमें पता है कि चेयरमैन के बेटे का स्पर्म में डिफेक्ट था, तो उसकी बहू आकर चेयरमैन को एक रिपोर्ट देकर कहती है कि उन्हें पोता देने की पॉसिबिलिटी अभी भी है। वो बोलती है कि अर्थ की ग्रेविटेशन की वजह से हमारी बॉडी डिस्टॉर्ट हो जाती है, पर स्पेस में स्पाइन और ज्यादा इलोंगेट हो जाता है और हम और टॉल लगने लगते हैं। हमारे रिंकल्स भी चले जाते हैं, यहाँ तक कि क्रोमोसोम की लेंथ भी सही हो जाती है। ये रिपोर्ट एस्ट्रोनॉट शांति की है, जिसमें उसने लिखा है कि उसका टेढ़ा स्पर्म भी वहाँ जाकर सीधा हो गया। सो चांसेस है कि डोंगयू का स्पर्म भी वहाँ जाकर सही से फंक्शन करने लगे, और जब ऐसा होगा तो उसे एक में इंजेक्ट करके बेबी प्रोड्यूस किया जा सकता है। पर सवाल ये था कि वहाँ ये लेकर जाएगा कौन? वो कहती है, डॉक्टर गॉन्ग। और कौन? गॉन्ग वहाँ अपने साथ आइसक्रीम लाया है। कंट्रोल सेंटर में डॉक्टर कहती है, क्या ये PR स्टंट है? ये एमजी ग्रुप के आइसक्रीम को प्रमोट कर रहा है। दरअसल इस आइसक्रीम के कप के एकदम निचले हिस्से में चेयरमैन की बहू का एक छुपा हुआ है। जब चेयरमैन ने गॉन्ग से इस मिशन के बारे में बात की थी तो उसने कहा था कि ऐसे चोरी छुपे वहाँ एक फ्रीज करके स्पेस में नहीं ले जा सकते, वरना पकड़े गए तो मेरा करियर तो जाएगा ही, पर आप भी सड़क पे आ जाएंगे। वो बोलते हैं, ह्यूमन स्पर्म को पहले भी एक्सपेरिमेंट के लिए स्पेस में ले जाया गया है। मैं डोंगयू के स्पर्म को कार्गो शिप में भिजवा दूंगा, बस तुम किसी तरह एक को ले जाओ। अगर तुम इनसे एम्ब्रॉय बनाने में कामयाब हुए तो मैं गोयून की शादी तुमसे करवा दूंगा, वादा करता हूँ। पर फिर भी वो मना करता है, तो वो उसे इमोशनल ब्लैकमेल करते हुए कि मेरी बहू को माँ बनना है और मुझे मेरा वारिस चाहिए, तुम्हें हमारी फीलिंग्स की जरा भी कद्र नहीं है। IOU के रूल्स तुम्हारे लिए ज्यादा इम्पोर्टेंट है। गोयन भी अब कभी माँ नहीं बन सकती, ये तुम्हारी वजह से हुआ है, तुम्हें तो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी होगी।
वो बोलता है ये कैसी बात हुई भला, मैंने क्या किया, ये मेरी वजह से थोड़ी हुआ है। तो वो उससे बहुत ज्यादा गिरियाजारी करने लगता है। गोंग बोलता है अगर मैं ये सब कुछ वहाँ लेकर भी चला गया, पर सब प्रोसेस करने के लिए स्पेशलिस्ट की जरूरत पड़ेगी। मैं बस ओबी काइन हूँ, कोई स्पेशलिस्ट नहीं हूँ। एमजी ग्रुप में तो बहुत सारे ऐसे स्पेशलिस्ट होंगे। वो बोलते हैं देखो मैं इतनी बड़ी बात ऐसे किसी को भी नहीं बता सकता। तुम ICSI में US सर्टिफाइड हो, मैं तुम पे ट्रस्ट कर रहा हूँ क्योंकि हम बहुत जल्द एक फैमिली बनने वाले हैं। लेकिन जब चेयरमैन की बात भी वो नहीं सुनता तो उसकी बहू को गोंग से बात करनी पड़ती है और वो उसे मना नहीं कर पाता। वहाँ वो सबको डिफरेंट फ्लेवर्स की आइसक्रीम देता है। सबसे पहले कोंगसू स्ट्रॉबेरी फ्लेवर लेकर स्लीप मॉड्यूल में चला जाता है और बारी बारी सब अपनी पसंद के फ्लेवर ले लेते हैं। मीना ऑब्जर्वेशन डेक में चली जाती है। स्योंगजुन एयरलॉक 2 में, शांति ऑब्जर्वेशन मॉड्यूल में। बचते हैं ईव और गोंग जो अभी वही किचन मॉड्यूल में है। वो ईव को मैंगो फ्लेवर देता है क्योंकि वैनिला फ्लेवर में ही एक छुपा हुआ है। वो बोलता है वैनिला फ्लेवर मेरा है। वो उसे शक भरी नजरों से देखती है। उसे ऐसे गोंग पे शक करते देख गोयुन टेंशन में आ जाती है कि कहीं हमारा भांडा फूट ना जाए। ईव गोंग को कहती है सिर्फ तुम्हें ही पर्सनल स्टोरेज किट लाने की इजाजत मिली है और तुमने इतना एक्सपेंसिव स्टोरेज में आइसक्रीम लाया, बात कुछ हजम नहीं हो रहा है। फिर वो वनीला आइसक्रीम लेकर बोलती है मुझे यही फ्लेवर चाहिए। गोयुन परेशान हो जाती है कि ये औरत ये एक वाली आइसक्रीम लेकर कहाँ भाग रही है। गोंग उसके पीछे भागता है ऊपर नीचे करता हुआ। वो उस आइसक्रीम को ओवन में मेल्ट करने वाली होती है। गोंग उसे रोकता है। वो कहती है पहले बताओ ये कैसे लाए तुम। वो बोलता है सच में मुझे परमिशन मिली है आइसक्रीम ले जाने की और इसके लिए मैंने पे भी किया है और IOU ने सारे आइसक्रीम्स को चेकिंग भी किया है, जाकर पूछ सकती हो तुम। वो बोलती है पर यहाँ सिर्फ 5 लोग हैं जिनके लिए तुम ये गिफ्ट लाए हो और सिर्फ उन्हीं 5 की डिक्लेरेशन हुई है, तो ये छठा कैसे। वो बोलता है अरे तो क्या मैं सबको आइसक्रीम खाता देखूं, ये मेरे लिए है और इसे डिक्लेयर करने की क्या जरूरत है। तुम मुझे क्रिमिनल समझ रहे हो क्या, जस्ट इसलिए क्योंकि मैं अपने लिए एक एक्स्ट्रा लाया हूँ। वो बोलती है IOU में ये आइसक्रीम डिक्लेयर नहीं हुआ है तो मुझे ये चेक करना बहुत जरूरी है और वैसे भी कौन आइसक्रीम देने के लिए 10 मिलियन वॉन खर्च करेगा। क्या है आखिर इसमें, कोई दवाई है क्या, तुम हमारे एक्सपेरिमेंट्स में गड़बड़ करना चाहते हो। फिर वो उसे ओवन में भर देती है। गोंग फिर उसे हटाकर ओवन बंद कर देता है। वो गन लेकर बोलती है वहीं रुक जाओ, अब तो मेरा शक और भी बढ़ रहा है। यहाँ मिया सियोंग से गोंग के बारे में बात करती है कि क्या जिंदगी है यार इसकी गर्लफ्रेंड के 70 बिलियन वॉन से ये यहाँ स्पेस में ट्रैवल करने आया है। तुम्हें पता है सब कहते हैं ये गोयोन से प्यार नहीं करता, बस उसकी दौलत के लिए उसके साथ प्यार करने का नाटक कर रहा है। सियोंग बोलता है क्या ईव को पता है इस बारे में। वो बोलती है हाँ इसीलिए तो वो उसके यहाँ आने के खिलाफ थी। ईव यहाँ उस आइसक्रीम के सैंपल को इंग्रेडिएंट एनालिसिस में डालकर चेक करती है और आइसक्रीम आहिस्ता आहिस्ता पिघलने लगता है और गोंग अंदर अंदर सोच रहा है कि अब क्या होगा। एनालिसिस होने के बाद जिसका रिजल्ट ये निकलता है कि उसमें कोई हार्मफुल इंग्रेडिएंट नहीं है। वो आइसक्रीम वापस दे देती है। वो आइसक्रीम बाहर निकालता है। वो उसे स्पून देकर कहती है चलो अब खा सकते हैं इसे और उसे उस पे शक करने के लिए सॉरी भी बोलती है। गोंग सारी आइसक्रीम खा लेता है और उसे शेयर नहीं करता है। वो कहता है तुम्हारी जैसी खतरनाक औरत के साथ मैं ये नहीं शेयर कर सकता। वो जब सब खा लेता है तो वो उसका कप लेकर अपने हाथों से उसे मरोड़ देती है और उसे डस्टबिन में फेंक देती है और उसे जाते हुए कहती है कि सुनो तुम ज्यादा कोशिश मत करो, बस समझो कि ये तुम्हारी माँ का वॉम्ब है तो तुम जस्ट रिलैक्स रहो, इससे तुम्हें मूवमेंट करने में दुश्वारी नहीं होगी। उसके जाने के बाद वो कप को खोलकर देखता है तो उसमें एक नहीं होता है। एक तो स्ट्रॉबेरी फ्लेवर में था जिसे कांगसू लेकर आया था। कांगसू को चेयरमैन ने ही कहा था कि गोंग जब आइसक्रीम लाए तो ये फ्लेवर ले लेना जिसमें एक है और उन्होंने कांगसू को स्पर्म भी भिजवाया था। वहाँ जब गुयोन और चाइना को इस बात की खबर मिलती है वो चेयरमैन से मिलने जाते हैं जो अभी कांगसू से वीडियो कॉल पे बात कर रहे होते हैं। गोयुन कहती है अगर ये काम इसी को करने देना था तो फिर आपने गोंग को वहाँ भेजा ही क्यों। वो कहते हैं वो वहाँ बस उस एक को डिलीवर करने गया, अब उसका काम हो गया है। चाइना बोलती है पर डॉक्टर गोंग को मेरे एक के बारे में ज्यादा पता है। वो कहते हैं कि वो जोकर उस जीरो ग्रेविटी में क्या ही कर सकता है। यहाँ बेचारा गोंग बाकी आइसक्रीम को चेक करने के लिए इधर उधर भटक रहा होता है। उतने में से गोयुन को कॉल आता है। वो बोलती है सॉरी मेरे डैड ने हम सबसे झूठ बोला, वो तुम्हें वहाँ एज अ डिलीवरी पर्सन भेजे हैं और आगे की फर्टिलाइजेशन का काम कांगसू करने वाला है। वो कहता है कौन, वो तुम्हारा एक्स बॉयफ्रेंड। ईव मिशन कंट्रोल की डॉक्टर और चीफ और दोंगा के साथ वीडियो कॉल पे चूहों को लेकर बात कर रही है जिसे फर्टिलिटी के लिए अर्थ से लाया गया है और कहती है यार मैं जल्दी अपने घर का टीवी ऑन करके आ गई, प्लीज किसी को भिजवा कर ऑफ करवा देना। दोंगा कहता है इसकी टेंशन मत लो, तुम बस इस चूहों की प्रेगनेंसी में काम करो, इस बार नोबेल प्राइज हमें जीतना ही है। वहाँ गोयुन का असिस्टेंट आकर उसे समझाता है
कि कांगसू भी ICSI सर्टिफाइड है और उसे जीरो ग्रेविटी में आदत भी हो गई है, तो ये हमारे लिए ही अच्छा है। वो कहती है ये मैं ऐसे नहीं जाने दूंगी, माफ नहीं करूंगी। वहाँ जब गोंग कांगसू तक पहुँचता है, उसे कहता है कि एक मुझे दे दो। वो कहता है तुम्हारा बस यहीं तक काम था, यहाँ से मैं संभाल लूंगा। वो कहता है पर मैं उनका डॉक्टर हूँ, तुम ऐसे किसी पेशेंट के बिना कंसर्न के उसके डॉक्टर को चेंज नहीं कर सकते। मैं इसको दिन रात चेक किया करता था, ये उनका आखिरी एग है, मैं इसके बारे में तुमसे ज़्यादा जानता हूँ। वो बोलता है ठीक है मैं ये एग दे दूंगा, पर पहले मुझे मेरा और गोयोंग का बच्चा लौटा दो जिसे तुमने मार डाला। वो कहता है तुम और उसका बाप दोनों एक जैसे हो, तुम लोगों को गोयोंग की कोई फिक्र ही नहीं है, उसकी कैसी हालत है तुम लोगों को पता भी है। वो बोलता है तुम सपना देख रहे हो क्या चेयरमैन की बेटी से शादी करने की, इस वहम में मत रहो, बस इतने में खुश रहो कि उन्होंने तुम्हें यहाँ तक आने दिया, और वैसे भी यहाँ जीरो ग्रेविटी में काम करना तुम्हारे बस की बात नहीं है, तुम माइक्रोस्कोपिक नीडल को अच्छे से यूज भी नहीं कर पाओगे, मुझे 1 साल से भी ज्यादा का एक्सपीरियंस है, तुम अभी खुद को ही देख लो, तुम तो खुद को संभाल भी नहीं पा रहे। सोने टाइम सब उस चूहे को लेकर परेशान हो रहे होते हैं जो स्पेस में आकर अनस्टेबल हो गया था। ईव कहती है टेंशन मत लो, मैं आज रात भर उसे चेक करूंगी। फिर सब सोने चले जाते हैं। ईव कॉन्ग को बोलती है तुम्हें पता है ना यहाँ सोना कैसे है, ऐसे मुर्दों की तरह तैरते मत रहो। वो उससे पूछता है उसे जीरो ग्रेविटी की आदत कब तक हो जाएगी। वो कहती है उसके घर लौटते तक। वो कहता है यार अच्छा होता तुम मुझे वहीं शूट कर देती, कोई नहीं अभी भी कर सकती हो। वो कहती है कहा ना सॉरी, और सोने चली जाती है। फिर दिखाया जाता है वो सीन जिसमें गोंग ने चेयरमैन के सामने अपनी शर्त रखी थी स्पेस में जाने से पहले कि अगर वो स्पेस में गया तो उससे भी ये रिजल्ट शेयर करे और स्पेस में फर्टिलिटी क्लिनिक बनाए ताकि दूसरे नाउम्मीद लोगों को भी मदद मिल सके। वो कहते हैं चलो ठीक है मैं कर दूंगा ये। स्पेस पे दूसरे दिन एक वार्निंग मिलती है। वहाँ मेल चूहा जो कि अजीब सा बिहेव कर रहा था उस पिंजरे में बंद बाकी 2 फीमेल चूहियों को काटने लग गया था। दूसरे पिंजरे में भी यही कर रहा था। मिशन कंट्रोल टीम की चीफ कहती है कि ऐसे तो एक्सपेरिमेंट नहीं हो सकता वरना ये बाकी चूहों को मार देगा, तो इसे ही मार दो। बाकी के लोग कांगसू को छोड़कर कहते हैं ऐसे कैसे, हम ये नहीं कर सकते। चीफ कहती है तो क्या वो सबको मारता रहे और हम यहाँ से चूहे मिलियन वॉन लगाकर भेजते रहे। कांगसू कहता है देखो हमें एक्सपेरिमेंट करने में ऐसी बहुत सारी चैलेंजेस देखने को मिलती है, हमें प्रैक्टिकल होकर ही सोचना चाहिए, यही हमारी पॉलिसी है। ईव चीफ से कहती है कि ठीक है पर मुझे थोड़ा टाइम दो, मैं कोई ना कोई हल निकालने की कोशिश करूंगी कि हम इन्हें यहाँ कैसे जिंदा रख सके। मिशन कंट्रोल टीम की डॉक्टर कहती है देखो वो चूहे को हार्ट अटैक आ रहा है। ईव सियोंग को बोलती है उसे बाहर निकालो। उसे वो लोग बचाने की कोशिश करते हैं पर वो बचा नहीं पा रहे होते हैं। गोंग कहता है हमें इसकी चेस्ट की सर्जरी करनी होगी। यहाँ चीफ सोचती है कि ये लोग क्या कर रहे हैं, पगला गए हैं क्या। फिर सियोंग और शांति गैंग के पैर को पकड़कर उसे स्टेबल करते हैं और वो सर्जरी शुरू करता है। चेस्ट खोलकर प्रेशर देने की कोशिश करता है पर कुछ फायदा नहीं होता है। फिर वो जैसे कि इंसान को ऑटम में प्रेशर देता है वैसे ही उसे देता है क्योंकि ये भी 85% इंसानों की तरह ही है। ऐसे करते करते लास्ट में उसका हार्ट फिर से बीट करने लगता है। ये देखकर सब बहुत खुश होते हैं और कांगसू हैरान। चीफ बोलती है ये खबर न्यूज़ पे डालो। वहाँ पता चलता है कि ये ऐसा इसलिए कर रहा था क्योंकि इसने अर्थ में एक चुईया से मेट किया था, इसीलिए वो स्पेस की चुईयों को काट रहा था जो भी उससे मेट करने आ रही थी क्योंकि वो अर्थ वाली चुईयों को मिस कर रहा था। वाह, चूहों में भी लॉयल्टी है यार, इंसानों में ही नहीं है। ये न्यूज़ एयर हो जाती है, सबको गोंग के बारे में पता चलता है, सब उससे इम्प्रेस होते हैं। वह स्पेस में भी सब उससे खुश हैं। ईव भी उसे हक करके थैंक्स बोलती है और कहती है कि मुझे लगा था कि हमारे एक्सपेरिमेंट में तुम दुश्वारी पैदा करोगे पर तुम तो कमाल के डॉक्टर हो। वो उसे खुश होते स्माइल करते देखता रहता है, यहाँ तक कि जब उसे गोयोंग का कॉल आता है तब वो उसका कॉल भी नहीं उठाता, सिर्फ उसे ही देखता रहता है। उस चूहे को बचाने के बाद वो सब बैठकर इसकी खुशी मना रहे होते हैं और साथ ही टीवी देख रहे हैं जिसमें लॉटरी का नंबर अनाउंस होने वाला है। कांगसू कहता है मैं तुम सबके लिए कॉफी लेकर आता हूँ। दरअसल ये लॉटरी की टिकट तो बहाना थी इन सबको बिजी रखने की ताकि वो अपना काम कर सके। दूसरी तरफ गो यून अपने डैड को मनाने की कोशिश करती है ये बोलकर कि जीरो ग्रेविटी में गोंग ने सर्जरी की है तो अब उसे ही एक की जिम्मेदारी सौंप दे, पर वो नहीं मानते। यहाँ कांगसू जाता है उस एग में स्पर्म इंजेक्ट करने। ईव जाती है गोंग के चैम्बर में जहाँ वो गुयोन की फोटो देख रहा था। वहाँ वो उसे उस टेस्ट ट्यूब को रखने देती है जिसमें मक्खी कैद थी। वो बोलती है इसे तुम अपने पास ही कहीं रख लो वरना अगर ये किसी के हाथ लगेगा तो वो इन पे टेस्टिंग करने लगेंगे। पर वो कहता है तुम्हें दिख नहीं रहा है मैं क्या कर रहा हूँ। तो वो उसके हाथ में गोयोन का फोटो देखकर उसे पर्सनल स्पेस देकर चली जाती है।
सब लॉटरी का नंबर देखते हैं और फिर गोंग भी सबको ज्वाइन करता है। सब टिकट के नंबर देखते हैं पर कोई भी टिकट का नंबर विनिंग लिस्ट में नहीं आता। सब बहुत मायूस होते हैं और गोंग वहाँ कांगसू को ना देखकर उसे ढूंढने जाता है। तो वो देखता है कि वो मॉड्यूल के दरवाजा को बंद करके कुछ कर रहा है। वो समझ जाते हैं जरूर एक लेकर काम कर रहा है, पर वो एक उसे चाहिए तो वो दरवाजा खोलने जाता है। तब तक उसे उसकी तीनों माओं का कॉल आता है जो उससे उसका हाल चाल पूछती है। फिर उसका एक डॉक्टर फ्रेंड ईमान भी उससे बात करता है जिसने IOU का ट्रेनिंग लिया था पर सिलेक्ट नहीं हुआ था और वो अभी गोंग की माँ का ख्याल भी रख रहा था। तब तक कांगसू उसकी मौजूदगी महसूस करके वो दरवाजा खोलता है और उसे ममाज बॉय बोलकर टॉन्ट करते हुए चला जाता है। वो अंदर जाता है एक लेने, पर वो लॉकर में बंद था। कांगसू चेयरमैन को कॉल पे बताता है कि उसने 10 में से 7 ही एक में स्पर्म इंजेक्ट किया क्योंकि गोंग आ गया था और उसे उम्मीद है कि 7 फर्टाइल होंगे। फिर कांगसू और गोंग वहाँ आते हैं जहाँ सब बैठे होते हैं। वो लोग बात कर रहे हैं कल स्पेस वॉक पे जाने के बारे में, क्योंकि वो स्पेस सूट जो उनके स्पेसक्राफ्ट से टकराया था उसने उसके पैनल को डैमेज कर दिया था, जिसे ठीक करने के लिए उन्हें बाहर निकलना होगा और कल ईव और कांगसू उसे फिक्स करने के लिए स्पेस वॉक पे जाने वाले थे। गोंग ईव से पूछता है वैसे टाइम कितना लगेगा आप दोनों को। वो इसलिए पूछ रहा है ताकि कांगसू की गैर मौजूदगी में वो लॉकर को खोल सके। फिर वो उसे कहता है कि आपने ही ट्रेनिंग में कहा था कि स्पेस वॉक पे जाना कितना खतरनाक होता है, इवन एस्ट्रोनॉट के लिए भी। वहाँ अगर स्पेस सूट में जरा भी सुराख हुआ तो स्पेस सूट का प्रेशर नीचे गिर सकता है, कुछ सेकंड्स में इंसान बेहोश हो सकता है और हार्ट रेट कम होने से इंसान कुछ मिनटों में मर भी सकता है। इसलिए एस्ट्रोनॉट स्पेस वॉक पे निकलने से पहले अपनी आखिरी ख्वाहिश लिख कर जाते हैं। तो आपने लिखी कि अपनी आखिरी ख्वाहिश? वो बोलती है ज्यादा परेशान होने वाली बात नहीं है, मैं क्वालिफाइड हूँ और ये मेरी तीसरी बार है, बस तुम यहाँ कुछ गड़बड़ मत करना। यहाँ गोयोंग गोंग के घर आकर सब समेट रही होती है और उसके कछुए का ख्याल रख रही होती है और उसका सेक्रेटरी बोलता है कि उसके डैड वो सारे एविडेंस मिटा रहे हैं जो उन पर मुस्तकबिल में वार कर सकते हैं, जिसे सुनकर उसे बहुत गुस्सा आता है और वो कांगसू को बहुत बुरा भला बोलती है। वहाँ चोइना जो एक पेडियाट्रिशियन है वो अपने हॉस्पिटल में काम कर रही होती है और बेहोश हो जाती है स्ट्रेस लेने से। तो ईमान उसे जल्दी से इमरजेंसी रूम ले जाता है। डॉक्टर उसे स्ट्रेस लेने को मना करते हैं। कंट्रोल मिशन वाले कल के स्पेस वॉक के लिए प्रेशर डिकम्प्रेस कर रहे हैं और सारे लोग अपने कैल्शियम के लेवल को मेंटेन रखने के लिए ट्रेडमिल पे भाग रहे हैं और ईव अपनी आखिरी ख्वाहिश लिख रही है। कांगसू गाना सुन रहा है, उतने में उसे गोयोन का वीडियो कॉल आता है तो वो उसे बहुत गालियां देती है गोंग के मिशन में मुदाखलत करने के लिए, पर वो उसे उस पर गुस्सा करते देख हंसता है और उसे क्यूट बोलता है। सब अपने काम में बिजी होते हैं। सियोंग भी शांति के साथ बातें वगैरह कर रहा होता है। मीना को एक टिकट मिला है जो विनिंग नंबर से मैच करता है और उसे ये देखकर अपने आंखों पे यकीन नहीं होता कि वो 500 बिलियन वॉन जीत गई है। यहाँ सबको मशगूल देख गोंग उसी लॉकर वाले मॉड्यूल में आता है और अपने फ्रेंड ईमान को कॉल लगाकर पूछता है कि तुम IOU के लिए ट्रेंड हुए थे तो तुम्हें कोई आइडिया है कि पासकोड क्या हो सकता है? वो बोलता है मुझे कैसे पता होगा भला, तुम्हें सारे नंबर्स के कॉम्बिनेशन को ट्राई करना होगा, वैसे इसमें 3 दिन तो लग ही जाएगा, तो ये तो टाइम वेस्टिंग है। बात करते करते ईमान कहता है वहाँ इतना शोर क्यों हो रहा है? वो बोलता है सेंट्रीफ्यूग घूम रहा है। वहीं से आवाज आ रही है जिस पे वो बोलता है अगर वो ओवरहीट हो गया तो मोटर से चिंगारी निकलेगी और वहाँ एक्सप्लोजन भी हो सकता है। फायर अलार्म बजेगा और मिशन कंट्रोल वाले सारे पावर सप्लाई कट कर देंगे। तो उसे ये सुनकर आइडिया आता है कि क्यों न चिंगारी बढ़ाई जाए ट्रेडमिल पे भागते भागते, ताकि वो लॉकर पावर कट होने से खुल जाए। ये सुन के वो उसे ऐसी बेवकूफ़ी करने से मना करता है और कहता है कि ऐसे करने में तुम मर भी सकते हो, तुम्हारी हार्ट रेट बंद भी हो सकती है, पर वो उसका कॉल कट कर देता है। यहाँ ईव देखती है कि फीमेल मक्खी प्रेग्नेंट है तो वो ये खबर सुनाने गोंग के चेम्बर में जाती है, पर वो वहाँ नहीं होता है। वहाँ वो गोयुन की फोटोज देखती है। कांगसू के चेम्बर भी जो खुला था उसमें भी गोयुन की फोटोज देखती है और कहती है गोयुन तुम तो काफी ज्यादा पॉपुलर हो। फिर वो गोंग को विंडो के पास बैठा देखकर उसके पास आती है और मक्खी की प्रेगनेंसी के बारे में बताती है और ये भी कि अगर कांगसू ने देख लिया तो वो इसे छीन सकता है। जिस पे वो कहता है ऐसे कैसे छीन सकता है, मैं उसे अपनी कोई भी चीज छीनने नहीं देने वाला। तो उसे लगता है कि वो अपनी गर्लफ्रेंड के बारे में बात कर रहा है तो वो उससे पूछता है क्या तुम सिंगल हो, जिस पे वो कहती है नहीं, उसका अर्थ में बॉयफ्रेंड है। और फिर उसे अपनी आखिरी ख्वाहिश वाला पेपर और मक्खी वाला टेस्ट ट्यूब उसे दे देती है और उसके स्पेस वॉक में जाने के बाद उसे पढ़ने को बोलती है। यहाँ लॉटरी वाली बात मीना जब दोनों को बताती है तो वो बहुत खुश होती है। तो मीना कहती है पर ये टिकट हमारा नहीं है, ये उसका है जिसने उस पे स्टैंड बाय मी लिख रखा है और उसे कोई आइडिया नहीं है वो कौन है। तो डूना कहती है वो जो भी है पर अब ये टिकट हमारा है और ये विनिंग प्राइज भी, और उसे इस बारे में किसी को बताने से मना भी करती है। अगले दिन सारे लोग स्पेस वॉक के लिए तैयार हो जाते हैं। सियोंग, शांति और मीना कंट्रोल रूम में
और कांगसू और ईव स्पेस सूट पहनकर बाहर जाते हैं सोलर पैनल ठीक करने, और वहीं गोंग ट्रेड मिल पे चलने के लिए तैयार है। वो चोइना से उसकी रजामंदी पूछने उसे कॉल करता है कि अगर आप चाहती हैं कांगसू इसके आगे सब देखे तो मैं पीछे हट जाऊंगा। तो वो बोलती है कि नहीं, वो नहीं चाहती कि कांगसू आगे की प्रोसीजर करे, क्योंकि उसे उस केक के बारे में अच्छे से नहीं पता है जितना गोंग को पता है। उसकी रजामंदी मिलने के बाद वो ट्रेडमिल पे भागना शुरू कर देता है। ईव और कांगसू डैमेज पैनल को निकाल रहे होते हैं, जिसमें बहुत वक्त लग रहा था। ईव जब आखिरी स्क्रू निकाल रही थी उसमें बहुत मुश्किलात आ रही थी। पैनल को निकालने के बाद बारी थी उसे रस्सी से बांधने की। जब वो लोग ये काम कर रहे होते हैं तो कांगसू के स्पेस सूट कहीं से लीक होने लगता है और उसका हार्ट बीट ड्रॉप होने लगता है। कंट्रोल सेंटर वाले उसे जल्दी से अंदर जाने को बोलते हैं। वो इंसिस्ट करता है कि वो ये काम खत्म करके जाएगा, तो ईव उसे कहती है कि आगे का काम वो खुद संभाल लेगी। उतने में फायर अलार्म बजने लगता है, क्योंकि ट्रेडमिल से धुआं निकल रहा था जिस पे गोंग भाग रहा था। कंट्रोल सेंटर वालों को समझ नहीं आ रहा ये फायर अलार्म किस वजह से बज रहा। किसी को गोंग सीसीटीवी पे नहीं दिखा था। फिर चीफ सबको सारे सैंपल्स को मेन मॉड्यूल शिफ्ट करने को बोलती है और कांगसू को फौरन अंदर जाने को। यहाँ गोंग बाकी की 3 एग्स भर लेता है और फिर उसे प्लांट्स के पास वो टिकट दिखती है। वहाँ फिर मीना आकर उस टिकट को उसके हाथ से छीन लेती है। सियोंग भी आता है और समझ जाता है कि ट्रेडमिल से धुआं निकल रहा था। कंट्रोल सेंटर वाले उसे बहुत डांटने लगते हैं, ये कहकर कि तुम कितनी तेजी से भाग रहे थे, तुम्हारा मरने का इरादा था क्या। उसे ज्यादा डांट ना पड़े और कॉन्सिक्वेंसेस ना भुगतने पड़े तो ईव ब्लेम खुद पे ले लेती है कि उसी ने उसे ट्रेडमिल पे वर्कआउट करने को कहा था। फिर सब पावर सप्लाई आ जाती है। उसे फिर उसके कमरे में ले जाया जाता है और वहाँ से बाहर आने को मना किया जाता है। यहाँ कांगसू भी अंदर आकर अपने वाइटल्स नॉर्मल करता है। ईव उस पैनल को वायर से सिक्योर कर रही होती है, पर बैलेंस खो देती है जब वायर उसके हाथ से छूट जाता है। वो गोल गोल घूमने लगती है और उसका सेफ्टी केबल भी पूरा पैनल के साथ उलझ जाता है। डोंगा कंट्रोल सेंटर से उसे जो भी मिले उसे पकड़ लेने को कहता है। वो टूटी हुई सोलर पैनल पकड़ लेती है, पर उसके डैमेज हुए हिस्से से उसके ग्लव में सुराख हो जाती है और प्रेशर ड्रॉप होने लगता है। हार्ट बीट भी तेजी से गिरने लगती है। कंट्रोल सेंटर वाले उसे हिलने से मना करते हैं ताकि वो सुराख और बड़ा ना हो सके। वहाँ सियोंग कंट्रोल रूम से उस पैनल को एयरलॉक के दरवाजे करीब लाने की कोशिश कर रहा होता है ताकि वो वहाँ से ईव को अंदर ला सके। सियोंग ईव को सेफ्टी हुक खोलने को कहता है, पर वो एकदम अटक गया था, खुल नहीं रहा था। तो उसे स्पेस क्राफ्ट वाले सेफ्टी केबल को खोलने बोलता है, पर वो बहुत दूरी पे था। तो सियोंग उस पैनल को केबल के करीब ला रहा होता है, पर फिर भी उसका हाथ उस केबल तक नहीं पहुंच रहा था। वो पैनल को रोटेट करके भी देखता है, तब भी हाथ नहीं पहुंचता। ये देखकर सियोंग अपना स्पेस सूट पहनने वाला होता है उस केबल को खोलने के लिए। वहाँ गोंग अपने रूम में बैठ उसकी दी हुई लिस्ट पढ़ता है, जिसमें लिखा था कि उसके डैड जिन्होंने उसे अडॉप्ट किया था वो अमेरिकन एस्ट्रोनॉट थे और वो एक स्पेस वॉक में अपनी कॉलीग को बचाने में मर जाते हैं। उसके डैड के मुताबिक हर छोटे से छोटे और बड़े से बड़े लिविंग ऑर्गेनिज्म में कुदरत का करिश्मा छुपा हुआ है, इसीलिए वो चूहे और मक्खी जैसे जानदारों की जिंदगी को भी अहमियत देती है। फिर वो लिखती है कि वो कमांडर है तो उसकी कोई आखिरी ख्वाहिश नहीं है, बस वो कुछ चीजें चाहती है जो गोंग करे। पहला तो वो ट्रेडमिल पे रोजाना 2 घंटे तक चले कैल्शियम लेवल मेंटेन रखने के लिए। दूसरा, उन मक्खियों को उसकी गैर मौजूदगी में उसे खाना देते रहे और टेम्परेचर मेंटेन करके रखे। तीसरा, चूहों की ड्रेसिंग और उसको मेडिकेशंस देते रहे। ये भी बता दिया है कि उसकी लाई गई कोरियन स्पाइसी फूड कहाँ पे है, ताकि वो भी इसका लुत्फ उठा सके, और ये भी कि वो एक टूरिस्ट के तौर पे यहाँ आया है। सो बस अपने काम से काम रखे और उनके काम में मदाखलत ना करे, चाहे कुछ भी हो जाए। वार्निंग बीप बजता देख वो चेक करने जाता है। सुनता है कि ईव स्पेस वॉक में फंस गई है और उसकी हार्ट रेट बहुत तेजी से गिर रही है और कुछ रास्ता नहीं निकल रहा है उसे हुक के करीब लाने का। वो विंडो की तरफ चाहता है और उसे देखता है। वो भी उसे देखती है और कहती है कि वो ठीक है। यहाँ सियोंग के स्पेस सूट को डिकम्प्रेस होने में अभी भी 15 मिनट लगने वाले थे। वहाँ गोंग ईव की हालत को और खराब होता और उसकी आंखों को बंद होता देख उसे बचाने निकल जाता है। सियोंग भी उसकी ऐसी हालत देख करके कहता है कि वो डिकम्प्रेशन का वेट नहीं कर सकता, वो जा रहा है उसे बचाने, पर चीफ उसे मना करती है वरना वो भी खतरे में पड़ सकता है। उतने में बीप बजता है कि हैच खुल गया है, जिसे गोंग ने खोला है और वो दरवाजे पे लटका हुआ है और पूछता है कि हुक कहाँ है, बताओ। सब उसकी इस बेवकूफ़ी पे उसे बहुत डांट लगाते हैं। ईव उसे वापस जाने को बोलती है, जिस पे वो कहता है कि वो ईव को बचाए बिना अंदर नहीं जाने वाला। ये सब डोंगा भी बड़ी हैरानी से देख रहा होता है। गोंग पूछता है, यार बताओ कहाँ है हुक, मैं केबल के करीब ही हूँ, मुझे बस डायरेक्शन बताओ। चीफ बोलती है, सूट को बिना डिकम्प्रेस किए कौन निकलता है, तुम 2 मिनट भी नहीं टिक सकोगे। ये सब बहस हो रही होती है और वो बार बार उन्हें हुक कहाँ है ये पूछता है।
तो मीना सबको बोलती है हम में से अभी गोंग उस हुक के काफी करीब है, अगर हम वेट करेंगे तो दोनों में से कोई भी नहीं बचेंगे। सियोंग उसे डायरेक्शन बताता है जहाँ तक उसे दिख रहा है, पर एग्जैक्टली कहाँ है वो केबल सिर्फ ईवी बता सकती थी और उसकी वैसे ही हालत खराब हो रही थी। तो गोंग उसे चिल्लाकर पूछता है कि तुम ही हो जिसे हुक ठीक से दिख रहा है, प्लीज मुझे बताओ। तो वो उसे डायरेक्ट करती है और फिर बहुत मुश्किल से वो किसी तरह हुक निकाल देता है। फिर उन दोनों को अंदर लाया जाता है। दोनों की हालत बहुत खराब होती है ऑक्सीजन की कमी की वजह से। दोनों को इमरजेंसी रूम में रखा जाता है उनके वाइटल्स फिर से नॉर्मल करने के लिए। ईव के वाइटल्स कांगसू चेक कर रहा होता है और गोंग के सियोंग। यहाँ अर्थ पे ईमान परेशान है कि उसका दोस्त का अभी तक कॉल नहीं आया, ना ही फोन उठा रहा है। उसे डर है कि कहीं वो ट्रेडमिल पे भागते भागते मर तो नहीं गया। चेयरमैन को उसके आदमी लोग बताते हैं कि एक को अच्छे से बैलेंस टेम्परेचर में रख दिया गया और किस्मत ने साथ दिया तो कल तक इनमें से 3 फर्टाइल भी हो जाएगा। ईमान चाइना के पास आकर उसे पूछता है क्या उसकी गोंग से कोई बात हुई, तो वो भी कहती है कि नहीं और उसका फोन भी वो नहीं उठा रहा है, जिस पे वो उसे गोंग के प्लान के बारे में बता देता है और ये भी कि क्या पता उसे कुछ हो गया हो और अगर उस एक के चक्कर में वो मारा गया तो वो चेयरमैन को नहीं छोड़ने वाला। वहाँ उतने में चेयरमैन के आने के हार्ट सुनकर वो एक कैबिनेट में छुप जाता है। चेयरमैन अपनी बहू को अपनी हेल्थ पे ध्यान देने को कहते हैं क्योंकि ये कभी भी फर्टाइल हो सकता है और कहता है कि एक बार जब मेरे पोते पैदा हो जाएंगे तो मैं उन्हें जिंदगी में कभी स्ट्रगल नहीं करने दूंगा और वो सब मेरे एमजी ग्रुप को और आगे तक ले जाएंगे। जिस पे वो बोलती है कि एक बार जब बच्चा इस दुनिया में आएगा तो वो उन्हें लेकर चली जाएगी क्योंकि वो नहीं चाहती कि वो अपने दादा के साथ रहे जिसने अपने बेटे के सपनों और उसकी ख्वाहिशों की कभी कदर नहीं की और उसे हमेशा कंट्रोल किया, यहाँ तक कि उसे एमजी ग्रुप कंस्ट्रक्शन में भेज दिया और वहाँ वो मारा गया। वो नहीं चाहती कि उसके बच्चों का भी यही हाल हो। ये सुनकर चेयरमैन उस हॉस्पिटल की कमेटी को बोलते हैं कि वो चाइना को काम से निकाल दे। उतने में वहाँ वो टीवी पे देखते हैं कि गोयुन ने अपने और गोंग की एंगेजमेंट की पब्लिक अनाउंसमेंट कर दी और कहा कि गोंग के वापस आते ये एंगेजमेंट होगी। यहाँ ये न्यूज सुनकर गोंग की माँ बहुत खुश होती है और शादी की शॉपिंग करना भी शुरू कर देती है। स्पेस में ईव को होश आ जाती है तो कांगसू उससे माफी मांगता है उसे अकेले छोड़कर चले जाने के लिए। गोंग फिर ईमान को कॉल लगाता है और उसे कहता है वो ठीक है और उसने वो एक ले लिया। उनके वाइटल्स नॉर्मल होने के बाद कंट्रोल सेंटर में भी सब चैन की सांस लेते हैं और चीफ डोंगा को फिर से वहाँ से दफा हो जाने को कहती है। वो कहता है जब तक मैं ईव से बात नहीं कर लेता तब तक नहीं जाने वाला, जिसे सुनकर उसे उनके रिलेशनशिप पे थोड़ा शक होने लगता है। फिर चीफ को खबर मिलती है कि अभी इसी वक्त IOU ने इस इंसिडेंट को लेकर मीटिंग बुलाई है। ईव बाथरूम जाती है जहाँ गोंग भी होता है। वो उसे एक जोर का थप्पड़ लगाती है और उसे ऐसी बेवकूफ़ाना हरकत पे उसे डांटती है और कहती है अब से वो उसकी नज़रों से दूर रहे और दोबारा ये ना करे जो आज उसने किया। वो उसे सॉरी कहता है, रिक्वेस्ट करता है कि वो ऐसी नज़रअंदाज ना करे उसे, पर वो उसकी एक नहीं सुनती और चली जाती है। कांगसू भी उसे रूल्स तोड़ने और कॉन्ट्रैक्ट वायलेट करने की रिमाइंड कराता है और ये भी कि अब से IOU ने उसके सारे प्रोजेक्ट्स को रोक दिया है और वो जब तक स्पेस में है कुछ नहीं करेगा। वो उससे कहता है कि उसने एक ले लिया, जिस पे कांगसू कहता है कि उसने जितने एग में स्पर्म इंजेक्ट किए थे वो सब के सब फर्टाइल भी हो गए। वो अपने रूम में गोयुन की अनाउंसमेंट देखता है और कांगसू भी। सियोंग और शांति अपने काम कर रहे होते हैं। वहाँ गोंग आता है ये कहने कि क्या वो यहाँ सो सकता है क्योंकि उसे नींद नहीं आ रही है। फिर वो लोग उसे सोजू देते हैं जो वो छुपाकर स्पेस में लाए थे। वो तीनों मजे से सोजू पीते हैं और गोंग को चढ़ जाती है और कहता है कि कमांडर ने उसे उसकी नजरों से दूर रहने को कहा, जिस पे शांति कहता है अगर मैं होता और मेरी किसी ने जान बचाई होती तो मैं तो उसे जिंदगी भर अपने साथ रखता। पीने के बाद सियोंग चूहे को चेक करने चला जाता है। शांति अपने रूम में सोने और यहाँ गोंग नशे में इधर उधर भटक रहा होता है। वो मीना के पास जाकर उसे कहता है कि उसे पता है टिकट के बारे में और ये भी कि ये कांगसू का है। तो वो एम्बैरस होकर उसे कहती है कि उसे पता नहीं था कि ये टिकट का ओनर कौन है, इसलिए उसने ये अपने पास रखा था। अब उसे पता है कि वो कांगसू है तो वो कांगसू को लौटा देगी। तो गोंग उसे बोलता है तुम बेवकूफ हो गया, वो वैसे ही इतना अमीर, उसे इसकी क्या जरूरत, तो इससे तुम ही रखो और मैं किसी को नहीं बताऊंगा। फिर वो सियोंग के पास जाकर उसे अल्जाइमर के स्टडी को लेकर और अच्छे से रिसर्च करने को बोलता है। फिर वो माइक्रोस्कोपिक नीडल को जीरो ग्रेविटी में कैसे हैंडल कर सकते हैं उसकी प्रैक्टिस करता है और लास्ट में वो ईव के रूम में जाता है और उसे कहता है कि वो उसके साथ ऐसा ना करे और ये भी कि उसने जो भी किया वो सही था तो उसके लिए उसे अप्रिशिएट करे। फिर पूछता है कि उसे कोई प्रॉब्लम नहीं है ना अगर वो उसे पसंद करे तो। गोंग कहता है क्या मैं आपको पसंद कर सकता हूँ, अगर वक्त चाहिए तो ले सकती हो। तो वो बोलती है तुम नशे में और कुछ भी बोल रहे हो, आज पूरे दिन तुमने बेवकूफ़ी की है, पहले तो स्पेस में कूद गए मुझे बचाने, फिर ये अल्कोहल और अब ये। जिस पे वो कहता है
कि वो ऐसे अपनी फीलिंग्स को छुपाकर अर्थ में नहीं जाना चाहता, तो वो उसे जाने को बोलती है, पर वो नहीं जाता तो वो उसे धक्के मार के निकालती है। यहाँ सांटी गोंग से बात करने आता है तो देखता है वो वहाँ नहीं सो रहा। यहाँ ईव कुछ देर बाद गोंग गया या नहीं देखने के लिए दरवाजा खोलती है, पर वो वहीं बाहर खड़ा होता है और फिर से उसके कमरे में अंदर आ जाता है और कहता है ठीक है, अगर उसे अभी कुछ नहीं कहना, पर जब वो अर्थ में जाए और वहाँ उसे कोई अच्छा लड़का ना मिले तो वो उसे कंसीडर करे। वो कहती है वो नहीं चाहती कि कोई भी उसके बारे में गलत बोले, और ये भी कि वो ये सब कंट्रोल सेंटर में बता देगी, तो वो हद में रहे और उसके लिए कोई फीलिंग्स ना रखे। फिर उससे पूछती है कि अल्कोहल कौन लाया था, पर वो किसी का नाम नहीं बताता, तो वो कहती है कि इस अल्कोहल के बारे में पहले वो कंट्रोल सेंटर में बताएगी, फिर उस बॉटल को ढूंढकर उसे लाने वाले को पकड़ेगी। ये सुनने के बाद गोंग सांटी के पास जाता है और उसे कहता है कि वो अल्कोहल को कहीं और छुपा दे, क्योंकि अगर कमांडर को पता चला तो सबसे पहले वो उसी को चेक करेगी। यहाँ कंट्रोल सेंटर के दो लोग स्योंगजुन से बात कर रहे होते हैं और एक पौधे के बारे में बात करने के लिए मीना को बुलाने को कहते हैं, तो वो उसके चेम्बर जाता है जहाँ वो अपनी बहन दोना से टिकट के मुतालिक बातें कर रही थी कि गोंग इस टिकट के बारे में जानता है और इसके बदले वो अपना कुछ काम निकलवाना चाहता है और उसे डर लग रहा है कि आखिर वो क्या फेवर मांगने वाला है। और ये भी बात करती है कि वो टिकट अपने पास नहीं रख सकती, क्योंकि वैसे भी सिर्फ सांटी, कांगसू और गोंग ही वापस अर्थ जाने वाले और ये प्राइस क्लेम करने के लिए सिर्फ 1 महीने का वक्त बचा है। तो दोना बोलती है कि वो एक झूठी रिपोर्ट बना देगी कि उसके हार्मोनल बैलेंस नॉर्मल नहीं है, तो उसे उसके आइडिया जरा भी पसंद नहीं आता और वो उसे कहती है कि वो कांगसू को ये टिकट लौटा देगी। जब ये सब स्योंगजुन सुनता है तो उसे भी लालच होता है उस पैसे का, इसलिए जब मीना कांगसू को बताने जाती है तो वो उसे ये बोलकर रोकता है कि वो लोग अब तक सोए क्यों नहीं। कांगसू स्योंग से पूछता है क्या उसके पास माइक्रो सीजर है, तो वो उल्टा उससे पूछता है कि उसे इसकी क्या जरूरत, तो वो बोलता है या नहीं ये बताओ, तो वो कहता है नहीं है। मीना फिर से जब टिकट के बारे में बताने जा रही होती है तो उसके ग्लव्स देखकर कांगसू बोलता है कि उसने उसे कितनी बार कहा है कि ग्लव्स को एक बार यूज करके फेंक दे, बार बार उसे यूज करके वो कितने पैसे बचाना चाह रही है। ये देखकर स्योंगजुन को भी उस पे गुस्सा आता है और मीना तो उसे बोल ही देती है कि वो अपनी अमीरी का रुआब कहीं और दिखाए। यहाँ कंट्रोल सेंटर में चीफ काम करती है और अपने स्पेस एक्सपेंडिचर की पिक्चर देखती है जिसमें वो कमांडर थी और वो ईव और दोंगा के साथ गई थी, और एक रिस्ट वॉच देखकर याद करती है जो दोंगा ने कहा था कि वो ये वॉच अपने बेस्ट फ्रेंड यानी उसे दे दे ताकि वो अपनी बेस्ट फ्रेंड ईव को दे सके। दिखने से तो ऐसा लगा कि वो उसे तब से ही पसंद किया करती है, लेकिन वो ईव को। फिर वो उससे पूछती है उसे और कितना वक्त लगेगा अपना सब काम हैंड ओवर करने में, तो वो कहता है कि उसे और वक्त लगेगा, तो वो बोलती है कि उसे अच्छा नहीं लग रहा है कि वो जा रहा है। गोंग गोयुन को कॉल करता है, कहता है कि वो उसके लिए सही नहीं है और वो ये सगाई नहीं कर सकता, जिसे सुन गोयोंग को ऑब्वियसली हर्ट होता है। गोंग की माँ एक फॉर्चून टेलर के पास आई है गोंग और गोयुन की तस्वीर लेकर पता लगाने की इन दोनों की शादी होगी या नहीं, तो वो बताती है कि ये लड़की बहुत अमीर है, नसीब बहुत अच्छा है और ये इनके बेटे से बहुत प्यार भी करती है जितना कि उसका बेटा भी नहीं करता, और इनकी हैप्पी मैरिड लाइफ होगी और जो भी इस लड़की का है वो सब इसका हो जाएगा। तो वो लोग ये सुनकर बहुत खुश हो जाती है। यहाँ गोंग के बाद से गोयुन का मुंह उतरा होता है। वो एलिवेटर में जब अपने डैड के साथ होती है तो वो उनसे माफी मांगती है जो अभी उसने पब्लिकली अनाउंसमेंट की थी। वो उनसे कहती है कि वो और गोंग साथ मिलकर इस गलती का मुआवजा उसे जिंदगी भर चुकाएंगे, जिस पे वो कहते हैं कि वो तुम्हें पसंद नहीं करता जितना तुम उसे करती हो। वो बोलती है ये बात उसे पता है, तो उसके डैड कहते हैं तो फिर भी तुम उसके साथ क्या कर रही हो। कांगसू को मैं इसलिए पसंद नहीं कर रहा क्योंकि वो मेरे काम आ रहा है, बल्कि इसलिए क्योंकि वो तुमसे सच में प्यार करता है। और उसके नाम सुनकर फिर से उसे चिढ़ मच जाती है। दूसरी तरफ चॉइना ईमान के पास आई है पूछने कि क्या उसकी गोंग से बात हुई, तो वो सब बता देता है कि हाँ उसने बिना पकड़े वो एक्स को ले लिया है, सो अब उसे अपना अच्छे से ध्यान रखने की जरूरत है। उतने में चेयरमैन का असिस्टेंट आता है उसे कहने कि चेयरमैन उससे मिलना चाहते हैं। डॉक्टर बोलते हैं कि 7 में से 6 एग फर्टाइल हो गया और अपनी बहू से पूछते हैं क्या वो अब भी गोंग को ये जिम्मेदारी आगे देना चाहती है। अगर हाँ तो वो कांगसू को बोलकर सब रुकवा देगा। तो वो पूछती है क्या सेल डिवीजन स्टार्ट हो गया है। वो कहते हैं कि वो भी हो जाएगा, बस तुम बताओ तुम्हारा क्या डिसीजन है, कांगसू के साथ कंटिन्यू करे। तो वो बोलती है हाँ। यहाँ स्पेस में मीना गोंग से पूछती है कि वो मुंह बंद रखने के बदले उसे क्या करवाना चाहता है। वो कहता है कुछ नहीं, बस तुम्हें मेरा पैर पकड़ने होंगे। सियोंग सांटी को लॉटरी के बारे में सब बता देता है क्योंकि सांटी ही है जो वापस अर्थ जाने वाला है, तो वही इस विनिंग टिकट को अर्थ ले जा सकता है और बदले में उसे भी पैसे का हिस्सा देना होगा। ईव कंट्रोल सेंटर में उस मेल चूहे के हेल्थ को लेकर बात करती है जिसे गोंग ने सर्जरी करके बचाया था। फिर वो चीफ के बारे में पूछती है कि वो नजर नहीं आ रही है, वो कहाँ है। तो वो चीफ को वीडियो कॉल लगाती है और यहाँ चीफ अभी दोंगा के साथ बेड पे है
और उसके पैर से गलती से कॉल रिसीव हो जाता है। वो वहाँ दोनों के कपड़े देख लेती है और डोंगा की आवाज भी सुनती है। और चीफ के पूछने पे कि क्या वो सच में ईव को पसंद करता है, तो वो बोलता है कि ईव को मर्दों में दिलचस्पी ही नहीं है, इसीलिए तो साल भर के लिए स्पेस चली गई। ये सब ईव भी सुनती है और सारा गुस्सा गोंग पे उतार देती है कि मर्द ऐसे होते हैं वैसे होते हैं, ये लोग तो इंसान कहलाने के भी लायक नहीं है। और यहाँ गोंग को लगता है कि वो उसके कन्फेशन की वजह से उसे सुना रही है। उसे फिर चीफ का बैक कॉल आता है जो उसे पूछती है कि उसने कॉल क्यों किया था। तो वो अल्कोहल का कंप्लेन करती है कि यहाँ शराब लाया गया है और बोलती है कि उसे बॉटल नहीं मिला क्योंकि वो लोग डिनाई कर रहे हैं। तो वो उसे बॉटल ढूंढने को कहती है ताकि वो लोग दोबारा ऐसा कुछ ना कर सके, वरना क्या पता कल को ये लोग एक्सपेरिमेंट में भी अपनी मनमर्जी करने लगे। और उसे छूट देती है कि वो सबको लाइन में रखने के लिए उसे जो भी करना पड़े वो कर सकती है। गोंग ऑब्जर्वेशन मॉड्यूल में सोजू की बॉटल चेक करने जाता है तो वहाँ वो नहीं होता है। सांटी ने उसकी बात सुनकर उसे कहीं और रख दिया। उतने में उसे चोइना का कॉल आता है जो उसे मिशन को यहीं रोकने को बोलती है ताकि कांगसू अपना काम आराम से बिना पकड़े कर पाए। उसे ये सुनकर बहुत तकलीफ होती है। यहाँ कांगसू सातों एक्स चेक करता और देखता है सेल डिवीजन स्टार्ट हो गया है। तो वो ये खबर चेयरमैन को देता है। वो बहुत खुश होते हैं और अपनी बहू को दिखाने के लिए सातों की फोटोज मांगते हैं। तो वो जल्दी जल्दी फोटोज लेता है। यहाँ ईव जो अल्कोहल की बोतल ढूंढ रही है उसे वो मिल जाती है जो सांटी ने स्पेस सूट में छुपा कर रखी थी। वो 2 घोट पी भी लेती है क्योंकि अपने बॉयफ्रेंड की बेवफाई से वो दुखी थी। ये सब गोंग देख रहा होता है। ईव भी उसे देखती है और पूछती है कि सांटी कहाँ है, पर वो नहीं बताता। तो वो उसे खुद ढूंढने इधर उधर देखने लगती है। वो उसे रोकने उसके पीछे पीछे आता है। यहाँ जब कांगसू सारा फोटोज भेज चुका होता है वहाँ ईव आती है उसे पूछने क्या उसने सांटी और सियोंग को कहीं देखा है। वो उसे देखकर जल्दी जल्दी वो एक इंक्यूबेटर में भरता है जिसे देख वो बोलती है ये कौन सा टेम्परेचर है, इसमें तो मक्खियों के एग्स मर सकते हैं। गोंग उसके लैपटॉप में मोरोला का पिक्चर खुला हुआ दिखता है तो वो उसे बंद करने जाता है, पर तब तक ईव उस पिक्चर को देख लेती है और समझ जाती है कि मक्खी के एग्स नहीं है बल्कि इंसान के हैं। और कांगसू से कहती है उसे पता है ना स्पेस में इंसानों पे एक्सपेरिमेंट करना मना है, फिर भी वो यहाँ इंसानों के स्पर्म और एग को लेकर फर्टाइल किया और उसे इंक्यूबेटर अभी के अभी खोलने को कहती है ताकि वो उस मोरोला को लेकर डिस्ट्रॉय कर सके, पर वो इंक्यूबेटर खोलने को तैयार नहीं था। यहाँ चेयरमैन गोयुन और अपनी बहू के साथ मोरोला की फोटो देखते हैं, पर गोयुन खुश नजर नहीं आ रही होती है क्योंकि ये काम गोंग के बजाय कांगसू ने कर दिखाया था। स्पेस में बाकी सारे लोग को भी पता लगता है कि कांगसू मक्खी के बजाय ये सब कर रहा था। ईव सियोंग को बोलती है लॉकर्स का पावर कट कर देने ताकि इंक्यूबेटर खुल जाए। तो कांगसू अपनी सफाई में कुछ बात कहने का मौका मांगता है, पर वो लोग नहीं देते और वो मोरोला निकाल लेते हैं और देखते हैं। यहाँ चेयरमैन अपनी बहू को कहते हैं कि अब वो उसे गोंग से बेहतर डॉक्टर ला कर देंगे। ईव कांगसू से पूछती है कि वो यहाँ तक ह्यूमन एग लाया कैसे और ये किसका है। वो बोलता है ये एक बैंक से डोनेट किया हुआ एग है जो एक्सपेरिमेंट करने के मकसद से लाया गया है। स्पर्म का पूछती है कि वो किसका है तो वो बोलता है उसने सांटी के स्पर्म के सैंपल से कुछ चुराया था। ये सुनकर सांटी इमोशनल हो जाता है कि ये सारे उसके बच्चे हैं। कांगसू कहता है अगर ये काम वो नहीं करता तो आज नहीं तो कल कोई और जरूर करता। और कमांडर से कहता है वैसे भी वो चूहे की प्रेगनेंसी को लेकर इतनी इमोशनल रहती है तो इंसान में क्या प्रॉब्लम है, पर वो उसकी कोई भी बात नहीं सुनती है और उस मोरोला को लेकर उसे डिस्ट्रॉय करने चली जाती है। गोंग उसके पीछे जाता है उसे ऐसे करने से रोकने के लिए, कहता है कि ये अब इंसान ही है, वो ऐसे किसी की जिंदगी को मार नहीं सकती। वो कहती है कि ये स्पेस में बना है और पता नहीं है अर्थ में अपने साथ क्या लेकर जाए। वो बोलता है ये सारे उसके अजम्पशंस हैं और वैसे भी वो चूहे और मक्खियों के नई जिंदगी को लेकर ऐसे नहीं करती, पर वो उसकी नहीं सुनती और उसे वेंडिंग मशीन में डिस्ट्रॉय कर देती है, जिसे देख उसे उस पे बहुत गुस्सा आता है और वो उसे कातिल बोलता है। और ये भी कि उसे लगा था यहाँ जिंदगी बचाने के लिए एक्सपेरिमेंट होते हैं, पर यहाँ तो जिंदगी को मारा जा रहा है। और बोलता है कि उसे अफसोस है कि उसे उसने पसंद किया और उसकी जिंदगी बचाई। कंट्रोल सेंटर को जब ईव सब बताती है तो चीफ कांगसू को डिसमिस कर देती है और बाकी की कार्रवाई उसके अर्थ के आने के बाद होगी। और ईव ने जो कहा था कि वो अपनी लापरवाही की वजह से कमांडर के पोस्ट से रिजाइन कर रही है तो चीफ उसके रिजाइन को एक्सेप्ट नहीं करती। गोंग को समझ नहीं आता है कि अब वो क्या करे, आगे का मिशन वो कंप्लीट करे या नहीं, क्योंकि चाइना ने उसे कुछ भी करने से मना किया था। ईव माइक्रोस्कोपिक नीडल वाली इक्विपमेंट मेन मॉड्यूल में शिफ्ट कर देती है जहाँ सीसीटीवी कैमरा लगा है और उसे लॉक कर देती है और कहती है इसे यूज करने से पहले किसी को भी अब से उससे इजाजत लेनी पड़ेगी। ये देखकर अब गोंग को और समझ नहीं आ रहा कि वो इसके बिना एग में स्पर्म इंजेक्ट कैसे कराएगा। डोंगा ईव को ऐसे देखकर उसे कॉल लगाता है पर वो नहीं उठाती। यहाँ कांगसू बहुत गुस्से में है कि उसके सारे मेहनत पे पानी फेर दिया गया। यहाँ चेयरमैन अपने पोते के आने की खुशी मना रहे हैं, बहू बेटी के साथ डिनर कर रहे हैं और गोयुन को कहते हैं कि अगर वो कांगसू से शादी करेगी तो वो उसे वाइस चेयरवुमैन बना देंगे, पर वो उसे ये जरा भी मंजूर नहीं है। उतने में उन्हें कांगसू का कॉल आता है और जब वो ये बुरी खबर सुनाता है कि वो पकड़ा गया है तो चेयरमैन और चाइना दुखी होते हैं
और गोयुन को अभी भी गोंग की फिक्र होती है कि कहीं वो तो पकड़ा नहीं गया। कांगसू कहता है कि उसने सबसे झूठ बोला कि एक डोनेशन का था। गोंग के पास कुछ एग्स है, पर उस पे काम करने के लिए इक्विपमेंट को वहाँ रख दिया गया है जहाँ 24 घंटा सीसीटीवी ऑन है, तो पॉसिबल नहीं है आगे कुछ कर पाना। चेयरमैन पूछते हैं किसने उनके पोते को मारा, क्या वो कमांडर है। गुस्से और शॉक्ड में उन्हें हार्ट अटैक आने लगता है। उन्हें जल्दी से हॉस्पिटल ले जाया जाता है। पेस में सियोंग मीना के पास आकर बताता है कि उसे भी लॉटरी के बारे में पता है और उसने सांटी से हाथ मिलाया है, वो उनकी मदद करेगा विनिंग प्राइज रिडीम करने में, तो 3 हिस्से करने होंगे। वो कहती है और मेरी बहन। वो बोलता है उसने क्या किया जो वो पैसे लेगी, पर मीना नहीं मानती। वो कहती है जो भी हो 4 हिस्से होंगे। दूसरी तरफ जब चेयरमैन को होश आता है तो वो गोंग को कॉल करने को कहते हैं, उसे आगे काम करने को बोलने के लिए, पर गोयुन उसे मना करती है। वो नहीं चाहती है कि वो भी पकड़ा जाए। उसकी बहू भी निराश होकर बोलती है कि अब उन्हें यहीं रुक जाना चाहिए और हार मान लेनी चाहिए। गोंग ईमान से इस बारे में बात करता है और कहता है कि उसके पास वक्त बहुत कम बचा है, तो उसे आज रात ही कुछ करना पड़ेगा। इक्विपमेंट नहीं है तो वो ये काम पाइपेट की मदद से करने वाला है, जिस पे उसका दोस्त कहता है कि पाइपेट को पकड़ने के लिए भी माइक्रोस्कोप चाहिए जिसमें वो अटैच हो सके। तो गोंग कहता है कि वो खुद माइक्रोस्कोप बन जाएगा, पर ये जीरो ग्रेविटी से नहीं हो पा रहा था। तो ईमान कहता है उसके लिए तुम्हें 4 लोग चाहिए जो तुम्हें पकड़ सके, तो जाओ जाकर अनाउंस कर दो कि है कोई जो मेरी इस काम में मदद करे। ये बात तो उसने मजाक में कही थी, पर गोंग इसको सीरियसली ले लेता है। यहाँ सांटी, मीना और सियोंग गोंग के उसके पैर को पकड़े रखने के बारे में बात कर रहे होते हैं, जो उसने मीना से कहा था कि उसके पैर पकड़ने के बदले वो अपना मुंह बंद रखेगा। गोंग जाता है स्पेस सूट देखने, और क्योंकि उसे याद आया है कि इसे पहनकर मूवमेंट में दुश्वारी होती है, तो वो पाइपेट को अच्छे से कंट्रोल कर पाएगा। वहाँ मीना आकर उसे बात करने को बुलाती है। उससे सब पूछते हैं कि वो लोग उसके पैर को क्यों पकड़े, आखिर वो क्या करने वाला है। तो वो सबको सच बता देता है कि वो भी कांगसू की तरह एम्ब्रियो बनाना चाहता है, और वो स्पर्म सांटी का नहीं बल्कि उसके पेशेंट का है। वो उसकी बीवी के रिक्वेस्ट पे यहाँ आया है। अर्थ में वो माँ अपने बच्चे का इंतजार कर रही है। मीना और सियोंग ये करने को साफ इनकार कर देते हैं। यहाँ ईव कंट्रोल सेंटर वालों के साथ उस चूहे की मीटिंग की बात कर रही होती है कि कौन सी चूहिया के साथ होगी। तो गोंग आकर कहता है वही जिसे वो काटा करता था, क्योंकि वो चूहिया ही उसके पास जाती थी, इवन उसके काटने पे भी। तो वो उस चूहिया और चूहे को एक जगह बंद कर देती है। सोने के टाइम गोंग चुपके अपना काम करने जाता है, और यहाँ अर्थ में चॉइना अपने हस्बैंड की वीडियो देखती है और एक ब्रिज के पास उदास खड़ी हो जाती है। देखने से लगता है जैसे कि वो हार मानकर सुसाइड करने वाली है। यहाँ सांटी गोंग के साइड है, क्योंकि उसके स्पर्म के साथ भी यही प्रॉब्लम है। तो वो उस माँ के दर्द को अच्छे से समझ सकता है, और उसे लगता है कि वो जो भी कर रहा है उसकी बीवी भी यही चाहती है। वो किसी तरह सियोंग को भी मना लेता है। वो लोग गोंग को ढूंढते हैं, और वो स्पेस सूट पहना होता है। ईव की जब नींद खुलती है तो वो देखती है कि चूहा चूहिए के साथ मेट करने वाला है। तो वो ये खबर गोंग को देने के लिए उसके रूम पे जाती है, पर वो वहाँ नहीं होता। तो वो यहाँ वहाँ उसे ढूंढने लगती है। सांटी और सियोंग दोनों गोंग के पैर पकड़ लेते हैं, और वो स्पर्म इंजेक्ट करने का प्रोसीजर स्टार्ट कर देता है। किसी तरह स्पर्म पाइपेट में उठा लेता है, पर एक नहीं उठता। ऐसे करते करते 2 एग डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। यहाँ वो ईव पहुँचने वाली होती है। वहाँ मीना बाहर खड़ी होती है। ईव को देखकर जोर जोर से कहती है कि गोंग यहाँ नहीं है, वो यहाँ कैसे होगा। उसकी आवाज सुनकर सब अलर्ट हो जाते हैं और जल्दी जल्दी सारा सामान छुपा देते हैं। ईव जब पहुँचती है वहाँ सियोंग और सांटी को देखती है। गोंग वैसे भी स्पेस सूट में था, तो उसे शक नहीं होता वहाँ रखे सूट्स में से एक में गोंग है। वो दोनों से पूछती है वो इस वक्त यहाँ क्या कर रहे हैं। सांटी बोलता है अब कुछ दिनों में हम अर्थ जाने वाले, तो मैं स्पेस सूट चेक कर रहा था। फिर वो बोलती है तुम लोग फिर से पी रहे हो ना। तो वो वहाँ चेक करने लगती है, और जैसे ही गोंग के स्पेस सूट के पास जाती है तो वो लोग उसे रोकते हुए कहते हैं हाँ हमने शराब पिया था, सॉरी अब से नहीं पियेंगे। उतने में वो पाइपेट उड़ने लगता है, तो ऐन वक्त पे मीना उसे पकड़ लेती है ताकि ईव की नजर उस पे ना पड़े। ईव फिर वहाँ से चली जाती है। ये लोग आखिरी एग में स्पर्म इंजेक्ट करते हैं। इस बार गोंग मीना को कहता है दोनों पाइपेट के बीच में पानी की ड्रॉप डाल लें ताकि वो बाइंड हो जाए और इंजेक्ट करने में आसानी हो, और वो आखिरी एग में स्पर्म डालने में कामयाब हो जाता है। फिर गोंग ईव के पास जाता है, जो उसे खुश होकर दिखाती है कि चूहा चूहिया को इम्प्रेस कर रहा है और अब इन दोनों में मेटिंग होने वाला है। लाइक सीरियसली गर्ल, गिव देम प्राइवेसी। पहले मक्खी के मेटिंग को देखकर मजे ले रही थी, और अब चूहों को उसे ऐसे खुश होता। गोंग फिर से उसे चमकीली आंखों से देखता है। न्यूज में ईव के स्पेस जाने से पहले का इंटरव्यू टीवी पे दिखाया जाता है, जिसे देख गोंग की एक माँ परेशान है कि स्पेस में लड़की भी है। ईमान जो उनका एक सामान ठीक कर रहा है उससे पूछती है कि स्पेस में तो बहुत सारा रेडिएशन होता है, तो क्या अर्थ पे आकर औरत माँ बन सकती है। वो बोलता है हाँ क्यों नहीं, बस स्पेस में वो प्रेग्नेंट नहीं हो सकती क्योंकि उसके लिए जो करना होता है वो वहाँ पे नहीं हो सकता। तो उसकी माँ कहती है ऐसे कैसे नहीं हो सकता,
जहाँ चाह है वहाँ राह है। यहाँ स्पेस में गोंग के ईव के पास जाने से पहले का सीन दिखाया जाता है, जहाँ वो एक को ले जाकर इनक्यूबेटर में टेम्परेचर फिक्स करके रख देता है और उसकी मदद करने के लिए तीनों से कहता है कि अब से तुम लोग इस बच्चे के अंकल आंटी हो, और वहाँ से चला जाता है। और ये लोग परेशान हैं कि ये सब करने में तो उसकी हेल्प कर दी, पर डर रहे हैं कि कांगसू का जो हाल हुआ है कहीं उनका भी ना हो जाए। सांटी कहता है हमने कुछ गलत नहीं किया है और उस लॉटरी के टिकट को कांगसू को लौटा देने को बोलता है, क्योंकि अगर सबको पता चलेगा उन्होंने गोंग की मदद पैसों की वजह से की तो ये बहुत शर्म की बात होगी। मीनो और सियोंग को शर्म की नहीं पैसे की पड़ी है, पर सांटे के इंसिस्ट करने पे वो उसे लौटाने कांगसू के पास जाते हैं, जो अभी अपने कमरे में सो रहा है, और उसके कमरे में जाकर उसकी आंखों में टॉर्च मार के वो टिकट उसके रूम में छोड़ देते हैं। यहाँ जब गोंग ईव के पास आता है तो वो उसे चूहों को मजे से दिखाती है और कहती है कि ये अब मेटिंग करने वाले हैं, पर मेल चूहा कोशिश करता है पर चूहियां भाग जाती है। वो लोग चेक करते हैं तो उसका हार्मोनल लेवल लो होता है। सो गोंग ईव को सजेस्ट करता है उसमें हार्मोन इंजेक्ट करने। ईव को फिर याद आता है जब उसे स्पेस में जाने से पहले पता चला था कि उसे एक टूरिस्ट का स्पेस में ध्यान रखना होगा, और इस बात से वो नाखुश थी। और अब देखती है कि वो उसके कितने काम आ रहा है और उसकी मदद किया करता है। उन दोनों का हंसते हुए देखकर दोंगा जेलस होता है। आई डोंट नो व्हाई, खुद ही ने तो चीफ के साथ मिलकर चीट किया था उसे, अब क्यों चल रहा है। सिर्फ औरतें नहीं, मर्दों को भी समझना बहुत मुश्किल है भाई साहब। अगले सीन में दिखाया जाता है कि चोइना ने उस ब्रिज से कूदा था और अभी वो हॉस्पिटलाइज्ड है। गोंग को उसे एग में सक्सेसफुली स्पर्म इंजेक्ट करने के बाद कॉल आया था, पर तब तक वो कूद चुकी थी। अभी उसे हॉस्पिटल में गोयुन और चेयरमैन देखने आते हैं और उसकी हालत बहुत खराब होती है और वो होश में नहीं आ रही है। स्पेस एजेंसी में दोंगा बाकी सबके लिए बड़ी दूर से कॉफी लेकर आया। सब एलिवेटर में उससे कहते हैं कि वो जा रहा है तो उन्हें अच्छा नहीं लग रहा। चश्मे वाला एम्प्लॉय कंप्यूटर में बैठा कुछ देख रहा है थोड़ा टेंस होकर। चीफ आकर पूछती है ये क्या है। वो बताता है ये टकराव के बाद फ्यूल टैंक के टुकड़े हैं जो हमारे स्पेसक्राफ्ट के ऊपर 200 मील दूरी पे घूम रहे हैं। तो चीफ ईव को कॉल कनेक्ट करने को बोलती है। वो पूरा माजरा बताती है और स्पेसक्राफ्ट के ऑर्बिट को थोड़ा एडजस्ट करने बोलती है। वो ये काम अकेली करती है क्योंकि बाकी सब इस वक्त सो रहे होते हैं। चीफ की नजर फिर दोंगा को तलाश करती है। वो बाहर देखती है उसे, वो उसके पास आता है। फिर दिखाया जाता है वो सीन जहाँ चीफ ईव के घर आई थी उसका टीवी बंद करने, और वहाँ बाद में दोंगा भी। और उस रात चीफ बहुत सेक्सी लग रही थी उसे, तो चीफ के साथ साथ वो भी बह गया था। अभी वो चीफ को बोलता है कि वो कंफ्यूज है अपनी फीलिंग्स को लेकर, और चीफ जाहिर नहीं कर रही है पर अंदर अंदर सोच रही है कि कहीं उसका कट तो नहीं गया। स्पेस में गोंग ऑब्जर्वेशन मॉड्यूल में आता है जहाँ ईव सो रही है। वो इनक्यूबेटर के पास आकर हाथ जोड़कर दुआएं मांगता है कि बस ये फर्टाइल हो जाए। दुआ मांगने के बाद वापस जाते वक्त वो ईव की उंगलियों को देखता है जिसने अभी भी वही पट्टी लगा कर रखी थी। तो पहले तो वो उसे चिल्ला चिल्ला कर लापरवाह कहता है, पर वो उठती नहीं है, तो वो खुद ही उसकी पट्टी चेंज कर देता है। पट्टी चेंज करते करते सुबह हो जाती है। सूरज की रोशनी में उसकी शक्ल को जरा पास से देखकर अपनी आंखें सेकता है और याद करता है जब वो पहली बार उसे स्पेस एजेंसी में मिलने गया था और उसने उसके चीफ के साथ उसको लेकर बात करते सुन लिया था, और उसने कहा था कि वो उसे स्पेस में जरा भी परेशान नहीं करेगा। और अभी वो उसकी शक्ल को देखकर कहता है कि उसने उसे सच में बहुत तकलीफ दे दी। फिर और थोड़ा करीब जाता है क्योंकि दूर से फीलिंग नहीं आ रही होगी, और कहता है जब हम अर्थ पे जाएंगे ना तो साथ में खाएंगे, बारिश में भीगेंगे। वैसे ईव तो हमेशा जरा जरा सी आवाज पे उठ जाया करती थी, पर इस बार वो जानबूझकर उसकी बेवकूफ सी पर क्यूट सी बातों को मजे में सुन रही है। हॉस्पिटल में ईमान भी आता है चोइना को देखने। दूसरी तरफ गोंग इनक्यूबेटर चेक करने जाता है, देखता है उसकी दुआ कबूल हो गई है और वो एक फर्टाइल हो गया है। वो चोइना को कॉल लगाते ये खुशखबरी सुनाने, पर वो तो बेड में बेहोश पड़ी है, पर कोई भी उसका फोन नहीं उठाता। रिंग की आवाज से चेयरमैन को गुस्सा आता है और फोन को कट करने को बोलता है। गोयुन का असिस्टेंट फोन कट करने के बजाय रिसीव कर लेता है। किसने बनाया यार इसे असिस्टेंट। गोंग चोइना से भी ज्यादा एक्साइटेड है तो उसकी आवाज सुने बिना ही उसे ये गुड न्यूज सुना देता है। गोयुन वो फोन चोइना के कान के करीब लेकर आती है ताकि वो सुनकर उसका सबकॉन्शियस माइंड एक्टिवेट हो जाए और वो होश में आ जाए। गोंग फिर किसी के आने की आहट से कॉल कट कर देता है। ये सुनकर तो चेयरमैन जिसका चेहरा मुरझाया हुआ था वो अब गुलाब के फूल की तरह खिल जाता है। चोइना की भी हालत में सुधार आने लगती है। यहाँ वो आहट कांगसू की थी जो उसकी बातों को सुनकर बड़ी हैरानी से पूछता है कि जो वो कह रहा है क्या ये सच है।
वो बोलता है हाँ और रिक्वेस्ट करता है कि यह बात ईव को न बताए। सब बैठकर खा पी रहे हैं और उन बढ़ती हुई टुकड़ों को लेकर बात कर रहे हैं। ईव अपनी उंगलियों पे नई पट्टी को देखकर मुस्कुरा रही है। वहाँ गोंग आता है और इसके पीछे कांगसू उसका कॉलर पकड़कर कहता है कि ऐसे कैसे हो सकता है, ये सब वो अकेले कैसे कर पाया और अपने हाथों से सिर्फ कैसे कर पाया। वहाँ पे सब उसका मुंह दबाने लगते हैं कि कहीं वो कुछ और ज्यादा उगल न दे। ईव को तो समझ नहीं आता ये क्या बोल रहा है। वहाँ कंट्रोल सेंटर में वार्निंग मिलती है कि वो टुकड़े स्पेसक्राफ्ट के करीब आ रहे हैं। सो स्पेस स्टेशन में सबको इन्फॉर्म किया जाता है कि वो सब जल्द से जल्द स्कॉर्पियन, जो कि उस जियोटेन में अटैच दूसरा छोटा स्पेसक्राफ्ट है, उसमें बैठने को कहते हैं। गोंग के पूछने पे मीना बताती है कि जब कुछ ऐसा होता है, जो कि बहुत कम होता है, तो सब स्कॉर्पियन में बैठे रहते हैं मामला ठंडा होने तक। और अगर मामला ठंडा नहीं हुआ तो हो सकता है उन सबको आज अर्थ वापस जाना पड़े। ईव सबको जरूरी सामान पैक करने को कहती है, जैसे कि मीना को प्लांट्स, कांगसू को मक्खियाँ और सो ऑन। गोंग को भी उसके जरूरी सामान को पैक करके स्कॉर्पियन में बैठने का ऑर्डर देती है। सब जल्दी से सारा सामान पैक करने लगते हैं। गोंग ऑब्जर्वेशन मॉड्यूल में उस इंक्यूबेटर को किसी तरह से निकालने की कोशिश करता है। वहाँ कांगसू आकर उसे पूछता है क्या ये मोरूला बन गया है। वो कहता है अभी नहीं। तो कांगसू उसे ये छोड़कर स्कॉर्पियन में बैठने को बोलता है, पर वो बोलता है अगर वो इसे यहाँ छोड़कर गया और अगर उन्हें वापस आने के बजाय उसी स्कॉर्पियन में अर्थ जाना पड़ा तो वो इसे पीछे छोड़कर नहीं जाना चाहता। कहता है कि ये इसे अपने साथ स्कॉर्पियन में लेकर जाएगा। उससे पूछता है क्या वहाँ इस इंक्यूबेटर को ऑन रखने के लिए प्लग है। वो कहता है अगर उसे प्लग मिल गया तो वो ये इंक्यूबेटर उसे दे दे, वो उसे प्लग इन करके रखेगा। वह कहता है ठीक है, जब तक ईव को कुछ पता नहीं चलता वो कुछ भी करेगा। तो वो समझ जाता है कि ईव को छोड़कर सबको इस बात की खबर है। सामान शिफ्ट करते वक्त सियोंग इनडायरेक्टली लॉटरी की खबर लेने कांगसू से पूछता है क्या उसने अपना सारा जरूरी सामान ले लिया ना। वो बोलता है जो भी जरूरी सामान था वो सब पैक कर चुका है, सो वो अपने काम से काम रखे। यहाँ गोंग को दुश्वारी हो रही है उस इंक्यूबेटर को निकालने में, लेकिन वो किसी तरह निकाल लेता है। स्कॉर्पियन में सब पहुंच जाते हैं। कांगसू भी प्लग चेक कर लेता है। ईव गोंग को नहीं दिखती है तो अनाउंसमेंट करती है कि वो कहाँ है, अभी तक आया क्यों नहीं। वो कहता है मैं बस आ रहा हूँ। उतने में वार्निंग आती है कि वो टुकड़े जियोटेन से कभी भी टकरा सकते हैं। फिर वो टुकड़े स्पेसक्राफ्ट के और भी करीब आ जाते हैं, जिसकी वजह से स्पेसक्राफ्ट हिलने लगता है। गोंग जाकर टकरा जाता है और बेहोश हो जाता है। एक टुकड़ा एंटीना से टकराकर उसे तोड़ देता है तो जियोटेन का कम्युनिकेशन कट जाता है। सिचुएशन इतनी बुरी हो जाती है कि आईओयू को इसमें इन्वॉल्व होना पड़ता है। यहाँ सबको बोला जाता है कि स्कॉर्पियन अब अर्थ जाने के लिए निकलने वाला है। ईव बताती है कि अभी तक टूरिस्ट नहीं आया। कांगसू कहता है कि उसने गोंग को ऑब्जर्वेशन मॉड्यूल में देखा था। वो कहता है वो उसे लेकर आ जाएगा, पर ईव कहती है तुम नहीं, मैं जा रही हूँ। यहाँ खबर मिलती है कि स्टोरेज मॉड्यूल का हैच सील हो गया है, सो ऑब्जर्वेशन मॉड्यूल तक जाना आसान नहीं होगा। सीसीटीवी चेक करते हैं तो देखा जाता है कि गोंग ऑब्जर्वेशन मॉड्यूल में तो गया है लेकिन वहाँ से बाहर नहीं आया। गोंग को जब होश आता है तो वो दरवाजा खोलने की कोशिश करता है पर वो खुलता नहीं। यहाँ ईव कहती है कि वो उसे स्पेस के बाहर से दूसरी तरफ से लेकर आएगी, क्योंकि पता नहीं रेस्क्यू शिप कब तक आएगी, तब तक उसे कुछ भी हो सकता है। जिस पे दोंगा उस पे चिल्लाने लगता है कि उसे कमांडर होकर थोड़ा प्रैक्टिकली सोचना चाहिए। बोलते हैं अगर तुम लोग अब नहीं निकले तो तुम सब की जान खतरे में पड़ जाएगी। चीफ ऑर्डर देती है स्कॉर्पियन को जियोटेन से अलग करने का और स्कॉर्पियन मेन स्पेसक्राफ्ट से अलग हो जाता है। यहाँ गोंग किसी तरह से एयरलॉक मॉड्यूल तक पहुँच जाता है। बहुत ट्राई करता है पर देखता है कम्युनिकेशन कट हो गया है और विंडो से स्कॉर्पियन को जाते हुए देखता है और कहता है मत जाओ, मैं अभी भी यहाँ हूँ। थोड़ी देर में वो खिड़की से बाहर ईव को आते देखता है। दरअसल स्कॉर्पियन का दरवाजा बंद होने के बाद भी ईव अपनी सीट पे नहीं बैठती है और वो वापस जाने से इनकार कर देती है। चिप से कहती है कि वो उसे स्पेस वॉक पे जाने दे, वो गोंग के साथ GO4 से आ जाएगी। सो वो लोग उसे जाने दे देते हैं। वो किचन मॉड्यूल से होते हुए स्टोरेज की तरफ जाती है। साथ ही IOU से पूछ रही है कि उन्हें टूरिस्ट के बारे में कुछ पता चला। वो बोलते हैं उन्हें ये भी नहीं पता वो जिंदा भी है या नहीं। वो जा रही होती, उतने में फिर से टैंक के टुकड़ों का झुंड आ जाता है तो वो स्पेसक्राफ्ट के धंसे हुए हिस्से में चली जाती है। टुकड़े के टकराने से स्पेसक्राफ्ट में कई जगह स्क्रैच आ जाते हैं। वो लोग ईव की सूट चेक करते हैं, कहीं से वो लीक तो नहीं हुआ ना। जब उन टुकड़ों का टकराव बंद हो जाता है तो वो फिर से आगे बढ़ने की कोशिश करती है और आखिर में गोंग को ढूंढ लेती है। कंट्रोल सेंटर वाले भी चैन की सांस लेते हैं। अंदर जाकर वो स्पेस सूट उतार कर उसे हग करती है। वो भी हर चीज के लिए उसे सॉरी कहता है। ईव उसे बोलती है जो भी तुमने कहा चलो हम वो सब अर्थ जाने के बाद करेंगे। यहाँ पे कंट्रोल सेंटर से चीफ और दोंगा ईव को बोलते हैं कि क्या तुमने अपना सूट उतार दिया है, कुछ नजर नहीं आ रहा है, बताओ तुम लोग ठीक तो हो ना। तो वो अपना कम्युनिकेशन केबल भी उतार देती है। टीवी पे न्यूज आती है कि इमरजेंसी में सारे एस्ट्रोनॉट्स अर्थ पे वापस आ रहे हैं। ये सुनकर सबको लगता है कि गोंग भी उनके साथ आ रहा है। गोयुन अपने असिस्टेंट को उसके लिए प्लेन रेडी करने को बोलती है।
वो चाहती है कि वो गोंग को रिसीव करने जाए। गोंग इनक्यूबेटर को प्लग इन करके रख देता है और वो मरूला में कन्वर्ट भी हो जाता है। कंट्रोल सेंटर में गोंग और ईव को GO4 में बैठाकर अर्थ लाने की बात की जाती है। एक वर्कर बोलते हैं GO4 का एक बार इंजन टेस्ट कर ले तो फिर आगे कुछ कर पाएंगे। चश्मे वाला एम्प्लॉय कहता है कि ऑक्सीजन कहीं से लीक हो रहा है, इसीलिए ये बहुत जल्दी जल्दी ड्रॉप होता दिख रहा है। चीफ कहती है अगर ऐसा है तो इंजन टेस्टिंग में वो एक्सप्लोड हो सकता है। वो लोग चेक करते हैं पर कैमरा में नहीं दिखता कहाँ से लीक हो रहा है। एक एम्प्लॉय कहता है कि लीक दिख नहीं रहा है तो घबराने वाली बात नहीं है, हम इंजन टेस्ट स्टार्ट कर सकते हैं। चीफ बोलती है ठीक है, तब टेस्टिंग स्टार्ट करो। और टेस्टिंग करने के बाद उन्हें वहाँ से निकालने की कोशिश करेंगे। चूंकि वो लोग उन्हें कैमरे में देख रहे हैं तो गोंग ईव से मोबाइल पे लिख कर बात करता है। लिखता है क्या वो उस पे गुस्सा है, क्या वो सपना देख रहा है। फिर वो लिखने जाता है कि वो यहाँ किस मकसद से आया था। यहाँ दोंगा उन्हें ऐसे देखकर जेलस होता है। चीफ उससे स्कॉर्पियन के बारे में पूछती है। वो बताता है वो एटमॉस्फेयर तक पहुँच गए हैं। उनको स्क्रीन पे लाया जाता है। खबर मिलती है कि वो फ्लोरिडा के सी में 30 मिनट के अंदर लैंड हो जाएंगे। उतने में उन्हें एक्सप्लोजन की आवाज आती है जो स्पेस से आई है। इस एक्सप्लोजन की वजह से गोंग के हाथ से मोबाइल छूट जाता है। पता चलता है जिस शिप से वो लोग वापस आने वाले थे वो टेस्टिंग के दौरान एक्सप्लोड हो गया। वो लोग ईव को एयरलॉक की हैच को बंद करने को बोलते हैं। कहते हैं कि इंजन मॉड्यूल एक्सप्लोड हो गया है। वो दरवाजा बंद कर लेती है। गोंग का फोन भी वही बाहर रह जाता है। वो लोग अब वापस नहीं आ पाएंगे, उन लोग को रेस्क्यू शिप का वेट करना होगा। चीफ उसे पावर कंजम्पशन को चेक करने बोलती है। वो चेक करती है, फिर उसकी नजर सोलर पैनल पे पड़ती है जो जल चुका है। सो अब उन्हें इलेक्ट्रिसिटी नहीं मिल पाएगी। उन्हें इमरजेंसी पावर पे डिपेंड रहना होगा जो 2 दिन ही चल पाएगा। सो चीफ सारे मॉड्यूल का पावर बंद करने को बोलती है ताकि वो लोग इलेक्ट्रिसिटी बचा सके सिवाय कम्युनिकेशन के, सो डैट वो लोग इसके थ्रू बात कर सके। तो गोंग एक को चेक करके अपने बॉक्स में भर लेता है। ईव भी सारे मॉड्यूल का पावर ऑफ कर देती है और लास्ट में डीह्यूमिडिफायर को भी, जिसकी वजह से कंडेंसेशन स्टार्ट होने लगता है। स्पेस एजेंसी के बाहर रिपोर्टर्स खड़े हैं। चीफ जाती है, उन्हें बता देती है कि सिर्फ 4 लोग वापस आ रहे हैं। टूरिस्ट और कमांडर अभी भी वही हैं। वो लोग पूरी कोशिश कर रहे हैं उन्हें वहाँ से निकालने की। ये खबर गोयुन का असिस्टेंट उसे दिखाता है। वहाँ स्कॉर्पियन भी पानी में सही से लैंड हो चुका है और उन सबको गोंग और ईव की फिक्र हो रही है। इंटरव्यू खत्म होने के बाद चीफ जब वापस आती है तो दोंगा उसे कहता है कि वो वहाँ जाएगा। IOU के पास जो रेस्क्यू शिप है उसे लॉन्च करते करते 1 हफ्ता लग जाएगा। सो वो लोग अपना वेसल लॉन्च करें। वो बोलती है आज तक हमारा वेसल कभी इंसान को लेकर स्पेस नहीं गया है, वो अभी ह्यूमन मॉडल के जरिए टेस्ट हो रहा है। वो बोलता है मैं चलाऊंगा उसे, मैं पायलट हूँ, उसे ले जा सकता हूँ। वो नहीं मानती, वो नहीं चाहती कि उन दोनों को बचाने में वो भी मारा जाए। वो उस पे गुस्सा करता है कि क्या वो ईव को ऐसे ही मरने के लिए छोड़ देगी। वो उसका थप्पड़ मारकर उसको रियलिटी चेक देती है कि आज तक वो ह्यूमन मॉडल भी सही सलामत स्पेस से नहीं आ पाया, तो वो तो फिर भी इंसान है और उसे भी ईव की फिक्र है और वो अब यहाँ काम नहीं करता तो ये सब ना करे। वो बोलता है मैं अब जाने नहीं वाला, वैसे भी मेरा रेजिग्नेशन एक्सेप्ट नहीं हुआ है। चीफ IOU से बात करती है पर वो कहते हैं कि कम से कम 5 दिन लग जाएंगे। यहाँ सारे एस्ट्रोनॉट्स को हॉस्पिटल ले जाया जाता है जिनका इतने दिन बाद अर्थ आकर हालत खराब हो गया था। वहाँ फिर कांगसो को गोयुन का कॉल आता है। वो उसे कहती है कि वो गोंग को वहाँ अकेले छोड़कर कैसे आ सकता है। वो बोलती है जाओ अभी वापस और उसे लेकर आओ। वो कहता है ठीक है, पहले मेरी बात सुनो, और उससे कुछ डिस्कस करने लगता है। यहाँ गोंग की माँ और उसके दोस्त का गोंग के बारे में सोच सोचकर बुरा हाल हो रहा था। स्पेस में ईव चीफ से कहती है कि कम्युनिकेशन मॉड्यूल भी बहुत ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम कर रहा है। सो वो बोलती है कि आखिरी बार है जब वो उनसे बात कर रही है और पूछती है वो लोग कब तक भेजेंगे रेस्क्यू को। वो झूठ बोलती है कि 24 घंटे या ज्यादा से ज्यादा 30 घंटे। तो ईव उस पर भरोसा करते हुए कम्युनिकेशन मॉड्यूल भी बंद कर देती है। कंट्रोल सेंटर में सबको ईव की फिक्र हो रही है कि वो वहाँ ऑक्सीजन की कमी से मर जाएगी, तो चीफ को रिक्वेस्ट करती है उनका रेस्क्यू शिप लॉन्च करने को। वो नहीं मानती, वो नहीं चाहती तीनों मर जाए। ठंड से वहाँ स्पेस में दोनों की हालत खराब हो रही है तो दोनों एक गर्म फॉयल में घुस जाते हैं और एक एक घोट ड्रिंक करते हैं। ईव ने एक्सेप्ट कर लिया कि वो दोनों मरने वाले हैं। जब तक रेस्क्यू टीम आएगी वो लोग जिंदा नहीं बचेंगे। उसे फिर पैर में क्रैम्प्स आने लगते हैं, जिसे चेक करने गोंग अपने टेंट से बाहर आ जाता है और उसके टेंट के अंदर चला जाता है। उसे हग करके सब कुछ सच बता देता है कि वो यहाँ MG ग्रुप के बेटे के लिए एम्ब्रॉय तैयार करने आया था। ईव के पास एनर्जी नहीं बची थी उस पर गुस्सा करने की, तो वो बोलती है तब तो हम तीनों यहाँ मर जाएंगे। फिर वो उसे एक विल लिखने को कहती है, ये कहकर कि वो लोग यहाँ जब आए तो एक को लेकर उसकी माँ को दे दे। ये उनकी मरने की आखिरी ख्वाहिश है तो शायद वो लोग इसको कंसिडर करेंगे। उसकी बातों से वो कहता है कि अगर मैं मर भी जाऊँ तो गम नहीं है, और बोलता है कि चलो वो ट्राई करते जो चूहों ने भी नहीं किया।